आवाज आ रही है। हाँ। आवाज। जी। लोग बहुत लेट ज्वाइंट हो रहे हैं। 9 बजे का टाइम ऑप्शन दिया था, लेकिन ज्यादातर लोग बोल रहे 8:30 को ज्वाइंट हो जाएगी। लोग आ नहीं रहे। ठीक है, जो सिंसियर होगा वो जल्दी आएगा। पिछली बार हम कहाँ थे, कौन से टॉपिक पे थे? डेयरी प्रोडक्ट નું સમજાવ્યું હતું તમે? पेज नंबर, टॉपिक પેજ नंबर। નંબર તો નતા બોલ્યા પછી। हाँ, સર ગુજરાતી દાંત બોર્ડ કેમ પ્રમાણે સડી જાય છે? 128। હા, 128 પેજ નંબર 32 ગુજરાતી ગુજરાતીમાં हाँ, દાંત કેમ સડી જાય છે? नहीं नहीं, हिंदी में। हिंदी में नहीं पता है सर। डेयरी हमारे प्रोडक्ट के पास बारे में हो गया था ना। चाय के बारे में। ओके। अब चाय નું आगे, पता नहीं। दांत क्यों सड़ते हैं? तो अभी हम काफी आगे निकल चुके हैं। अब हमारे पास सिलेबस में ज्यादा पेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम दांतों के बारे में, क्योंकि बीमारी के साथ दांत जुड़े हुए हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत सड़ जाते हैं। तो दांत जो लोग संभालते हैं वो जिन जीते हैं तब तक संभाल पाते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग कड़वी नीम का दातुन करते हैं, उन लोगों के दांत बड़ी उम्र में भी वैसे के वैसे रहते हैं। तो दांत, तो दो दांत के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। मसूड़ों के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। आप कोई हार्ड चीज खाते हैं और दांत से उसको चबा के खाने का प्रयत्न करते हैं, तो दो दांतों के बीच में वो फंस जाता है। फंस जाता है तो दो दांतों के बीच में थोड़ी गैप भी बन जाती है। आप उसको बाहर निकालने के लिए टूथपिक का उपयोग करते रहते हैं। इसके कारण कई बार क्या होता है कि जो चीज दो दांतों के बीच में फंसी है और हम उसको निकालने जाते हैं तो वो और अंदर चली जाती है। फिर वो गैप बड़ा हो जाता है। फिर वहां गैप के बीच में भोजन फंसा रहने से, और खास करके पकाया भोजन फंसा रहने से धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो दांतों को बचाने के लिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपको इतनी हार्ड चीजें चबानी नहीं चाहिए जो आपकी दांतों के बीच में जाके फंस जाए। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। आपके पास साधन है तो उसका उपयोग कीजिए। दांतों को चबाने की जरूरत है, लेकिन इतना हार्ड चीज नहीं होनी चाहिए जो दांतों के बीच में फंस जाए और फिर दांतों को समस्या लाए। दांत को बचाने के लिए सबसे उत्तम रास्ता ये है
कि आपके दांतों के बीच में पकाया भोजन रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो पकाया भोजन होता है वो इतना जल्दी सड़ जाता है कि अपने मुंह से बदबू आने लगती है। आप खुद उसका प्रयोग करके चेक कर सकते हो कि दांतों में सड़न होने से कैसी हालत हो जाती है। आपको एक प्रयोग करना है कि भाई अभी रात का भोजन आपने खाया है, 15-20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आपके फैमिली में जो भी एकदम नजदीक वाली व्यक्ति हो, पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, या अपने बेटे बेटी को नजदीक बुला के आपको उनके मुंह के आगे आपको मुंह खुला करके उसको बोलना है कि मेरे मुंह की स्मेल लो, क्या बदबू आ रही है। तो आपने 15-20 मिनट पहले भोजन किया है, आपकी दांतों के अंदर खुराक रुक गया है जो पूरा साफ नहीं हो पाया है। तो 15 मिनट के बाद आप ये दूसरे व्यक्ति के सामने जाके आप मुंह खुला करके उसको बोलोगे कि भी मेरी मुंह की स्मेल लो, तो वो बदबू उनको, सामने वाली व्यक्ति को पता चलेगा, आपको नहीं पता चलता कि भी इतनी अंदर से बदबू आ रही है। सामने वाली व्यक्ति उसको फील कर सकता है। अब पकाया भोजन दांतों में सिर्फ 15-20 मिनट रहने से सड़ने लगता हो तो शरीर में जाके भी क्या करता होगा। अब पकाया भोजन की जगह आप कच्चा भोजन खाइए, फिर यही प्रयोग दोबारा आप करो। आधे घंटे के बाद आप यही बात यही प्रयोग दोबारा करोगे तो जो पकाया भोजन खाने के बाद जितनी बदबू आती थी उसकी कंपैरिजन में जब कच्चा भोजन खाया होगा तो कच्चे भोजन के जो थोड़े टुकड़े जो आपके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं वो इतने जल्दी सड़ नहीं जाएंगे। तो दांत को बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको भले पकाया भोजन खाना है तो पकाया भोजन खाने से पहले आपको थोड़ी कच्ची चीजें खा लेनी चाहिए चबा चबा के। इससे क्या होगा कि आपकी दांतों के बीच में पहले कच्चा भोजन का टुकड़ा फंस जाएगा, फिर आप पकाया खाओ और लास्ट में फिर कच्चा थोड़ा खा लो, तो आपकी दांतों के बीच में पकाया भोजन कभी जाएगा ही नहीं और सड़न होगा ही नहीं। तो प्रिवेंशन के लिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, सिर्फ दांतों में भोजन का कचरा रुक जाए और आपके दांत सड़ जाए ऐसा नहीं है। दांतों की सड़न के लिए आपकी खून की जो क्वालिटी है, खून के अंदर जो कचरा का लेवल है वो जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक आपकी दांतों में सड़न नहीं होती। तो खून जो है वो गंदगी वाला नहीं होना चाहिए। तो आप हर रोज अपने खून को साफ रखोगे और साफ रखने का एक ही तरीका है, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। 16 घंटे का आप उपवास हर रोज करोगे तो आपका खून हर रोज साफ हो जाएगा, खून में कचरा बचेगा ही नहीं। मान लो आपकी दांतों के मसूड़ों से सड़न नीचे जा रही है मूल तक, तो वो सड़न आगे नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका खून साफ रहता है।
जब खून में गंदगी बढ़ जाती है, ऊपर से जो दांतों में जो कचरा फंस गया है वो सडन सडन होके नीचे जा रहा है, दांत के मूल तक, वो ऊपर से नीचे सडन आ रहा है, और नीचे की ओर से हमारा शरीर की जो सिस्टम है वो सडन को रोकने का प्रयत्न करता है। तो हमारे खून के अंदर जो मिलिट्री सिस्टम है, जिसको व्हाइट सेल कहते हैं, तो ऊपर से दांतों की ओर से सडन नीचे जा रही है और नीचे से शरीर की सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ दांतों में ऐसी हालत होती है जैसे हमारे भारत देश की जो बाउंड्री है, पाकिस्तान की या कश्मीर की साइड में या चीन की साइड में, तो बाउंड्री पे हमारा सैनिक वहां 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। जितनी ज्यादा सैनिकों की तादाद, उतनी हमारी बाउंड्री सेफ रहती है, बाहर से घुसपैठिया घुस नहीं सकते देश के अंदर। अब मान लो देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए और जो बाउंड्री के ऊपर जो सैनिक आपने रखे हैं वो अंदर शांति के लिए बुलाने पड़े, तो आपकी बाउंड्री के ऊपर की जो सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी, तो बाहर दुश्मन देश वाले दुश्मन लोग हमारे देश में घुस सकते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी काम होता रहता है। आपका दांत का जो इलाका है वो बाउंड्री है, बाहर से खराब गंदगी करने वाले, सड़न करने वाले बैक्टीरिया को अंदर आपके दांतों के मूल तक जाने के लिए वो राह देख के बैठे हैं। नीचे इंटरनल जहां प्रोटेक्शन का जो पूरा सिस्टम है, जो व्हाइट सेल का मैनेजमेंट है, मान लो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आ रही है, सर्दी जुकाम हो गया है या कुछ हो गया है, शरीर के अंदर गंदगी हो रही है, तो वहां जब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं शरीर के अंदर, तो अंदर का जो सैनिक की संख्या कम पड़ती है, तो बाहर वाली संख्या जो बाउंड्री के ऊपर ड्यूटी पर कर रही है वो भी अंदर की ओर जाने लगती है। तो आपकी बाउंड्री खाली पड़ जाती है। तो बाउंड्री जब खाली होने लगती है तो बाहर वाले अंदर आसानी से घुसने लगते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो प्रोटेक्शन करने के लिए 24 घंटा रेडी रहता है, लेकिन हम ज्यादा भोजन खाते रहते हैं, खून में इतना कचरा जमा करते रहते हैं कि खून के अंदर जो गंदगी बढ़ जाती है और इसमें जो बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं उसको मारने के लिए ज्यादा मिलिट्री की, ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। और ज्यादा लोग जब इस काम में लग जाते हैं तब बाउंड्री खाली हो जाती है। तो दांत को बचाने के लिए आपकी खून की सफाई बहुत आवश्यक है। वो साफ रखो, खून की क्वालिटी सही रखो, आपके भोजन में अल्कलाइन फूड और रॉ फूड ज्यादा रखो, क्योंकि कच्चा भोजन शरीर में जाने के बाद भी इतना जल्दी नहीं सड़ता जितना पकाया भोजन सड़ जाता है। आप कच्चा भोजन खाइए, आपको पसीना गंदा नहीं आएगा, लेकिन आप पकाया भोजन तीनों टाइम खाओ, आप हर रोज साबु घिस घिस के स्नान करोगे तो भी हर रोज दूसरे दिन वैसे ही गंदे और गंदे आपकी पसीने की बदबू आपको आपको खुद को महसूस होगी। तो जब भोजन तीनों टाइम पकाया खाते हैं तो खून के अंदर भी गंदगी बढ़ने लगती है, और वो गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है, तब दांतों की जो मसूड़ों की जो सड़न है वो नीचे घुसने लगती है और मूल तक पहुंच जाती है,
और मूल को सड़ा देती है, फिर दांत हिलने लगते हैं और निकल जाते हैं। तो मेरा ये अनुभव है, क्योंकि अभी तो हमारी उम्र 59 साल चल रही है। तो 10 साल के ये जो हमारे सिस्टम के ऊपर जब हमने अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, तब से हमारी दांतों में समस्याएं नहीं आ रही है। और जब जब ऐसा लगता है कि भी दांत में थोड़ा सा भी कहीं पेन स्टार्ट हो जाता है, तो हम कच्चा खाना शुरू कर लेते हैं, पकाया बंद कर लेते हैं, तो वो 1-2 दिन में ही रुक जाता है। तो खून की सफाई, दांतों के बीच में खुराक का फंस जाना, ये 2 चीज आपके दांतों को बचाने के लिए बहुत काम करता है। और दांत सही हो गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी तक दांत हो गए तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा चबा के खा पाओगे। दांतों के अंदर खुराक का कचरा फंस न जाए, वो निकलता रहे, मसूड़े मजबूत रहे, इसके लिए दूसरा भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी भी कंपनी का हर्बल टूथ पाउडर लाना है। ब्रश को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, पाउडर का इस्तेमाल करना है, हर्बल टूथ पाउडर। कोई भी आप डाबर का लो, पतंजलि का लो, या किसी का भी ले लो। तो पाउडर उंगली के साथ चिपका के आपको ऐसे ऐसे घिसना है, तो दांतों की ऊपर जो क्षार जम जाता है वो साफ अच्छी तरह हो जाती है, दांतों की सफेदी अच्छी हो जाती है। दूसरा, उंगली घिसने से मसूड़े के ऊपर मसाज हो जाता है, तो दांत और मसूड़े उसके बीच में खुराक फंसता है, तो वहां सड़न होता है। लेकिन आप हर रोज ऐसे उंगली से मसाज करोगे और ये पाउडर का करोगे, फिर आपको जो अपने दांतों के ऊपर जो पाउडर घिसा है, मुंह में थोड़ा पानी भी आएगा, लिक्विड हो जाएगा। फिर वही पानी से आपको अपने मुंह में कम से कम 30 सेकंड, यानी आधी मिनट, आपको मुंह के अंदर ही वही पानी से जो मुंह में इकट्ठा हुआ है, आप टूथ ब्रश पाउडर घिस रहे हो दांतों के साथ, तो वो जो पानी अंदर सलाइवा आती है वो उसके साथ, तो वही पानी से आपको आधी मिनट कंटिन्यू कुल्ले करने हैं। पानी मुंह में रख के हम कुल्ले करते हैं, इसी तरह आप कंटिन्यू आधी मिनट करोगे ना, तो आपके जबड़े भी थक जाएंगे। आप प्रैक्टिस करना, आधी मिनट मिनिमम, बिना रुके आपको कुल्ले अंदर मुंह में पानी को कुल्ले करते रहना है। तो क्या होगा कि भी आप जब कुल्ले करते हो, तो अंदर जो पानी घूम रहा है मुंह में, वो जरा प्रेशर से घूमता है, और प्रेशर से जब घूमता है तो दांतों के बीच में, मसूड़े और दांतों के बीच में जहां जहां छोटे छोटे कण खुराक के जो फंसे पड़े हैं वो निकल जाते हैं, और अच्छी तरह सफाई हो जाती है। और जब आप कुल्ले करते हो, तो आपके जबड़े के साथ ज्वाइंट होने वाली सारे मसल्स, इसके साथ जुड़ी हुई सारी खून की नलियां, ये सबको इतना कसरत हो जाती है, उतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि जड़बे के साथ जुड़े हुए मसल्स भी मजबूत हो जाते हैं, और साथ साथ में उसकी खून की नलियां, हाँ, उसको भी ज्यादा प्रेशर और रिलैक्सेशन, कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन होता है। तो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो खून का सर्कुलेशन भी ज्यादा अच्छी तरह होने लगता है।
तो कोई टूथपेस्ट या टूथ पाउडर आपके दांतों को बचा नहीं सकता। ये तो सिर्फ आपकी दांतों की चमक के लिए ही काम में आते हैं। बाकी दांत को बचाने का आसान और सबसे अच्छा कोई प्रयोग है तो वो है कुल्ले। हाँ, जितनी बार आप भोजन करो, भोजन के बाद आपको मुंह में पानी लेके कम से कम आधी मिनट आप चेक करके, आप घड़ी में देख के आधी मिनट आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जबड़ा कितना थक जाता है। तो तीनों टाइम ऐसे तो हमारी सिस्टम में 2 बार ही भोजन करना है, लेकिन जितनी बार आप भोजन करो इतनी बार मुंह में पानी लेके उसको कुल्ले करो आधा मिनट कंटिन्यू। फिर आप देखना आपकी दांतों में कचरा रहेगा नहीं। आपका भोजन आधा से ज्यादा कच्चा होना चाहिए। एक टाइम का उपवास होना चाहिए। जितना भोजन पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा भी जानी चाहिए। ये सब आप ध्यान रखोगे तो आपके दांतों में सड़न की समस्या नहीं आएगी। साथ साथ में मैंने ये भी देखा है कि हमारे दांतों के मसूड़ों और दांतों के बीच में जब रात का समय होता है उस टाइम तिल का तेल मसूड़े के ऊपर जब लगा देते हैं तो तिल इसके ऊपर लगने से मसूड़े में सेप्टिक होनी बंद हो जाती है और मसूड़े मजबूत हो जाती है। तो आप तिल का तेल लेके भी आप मसूड़ों के ऊपर लगा सकते हो। जब सोने का हो रात को उस टाइम आप लगा दो, फिर उसको पानी से वॉश नहीं करना है। वो तिल वाला ही मुंह रख के आप सो जाओगे तो तिल का तेल ये दांतों को बचाने के लिए सबसे अद्भुत माना जाता है। तिल का तेल के अलावा दांतों के लिए दांत का तेल भी आता है हर्बल, जो आपके पायोरिया जैसी बीमारियां होती है तो उसमें से आसानी से एक ही हफ्ते में आपको बाहर निकाल दे। ऐसे वैसे दांत के तेल भी हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। तो रात के समय सोने के टाइम 5-7 बूंद तेल के लेने हैं और फिर उंगली के से लगा के आपको पूरे दांतों के अंदर और बाहर की साइड मसूड़े से के साथ आप लगा सकते हो। और ये हर्बल नहीं तेल ले सकते हैं तो आप तिल का तेल भी ले सकते हो। आयुर्वेद ने तो तिल के तेल के कुल्ले करने के लिए बताया हुआ है, दांतों को बचाने के लिए। तो दांत संभालना बहुत आवश्यक है। रिफाइंड शुगर दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे बच्चों को तो चॉकलेट, पेप्सी, आइसक्रीम जो शुगर से बनी हुई है ऐसी चीजों नहीं देने चाहिए जिसके कारण दांत जल बचे रहे, सड़ न जाए। तो दांत की संभाल बहुत जरूरी है। तो आप प्रिकॉशन रखोगे, अलर्ट रहोगे तो आपके दांतों को आप बचा पाओगे। और सिर्फ कुल्ले करने से या हर्बल पाउडर से घिसने से नहीं बचेगे। आपकी खून की सफाई वो बहुत मायने रखती है और खून की सफाई के लिए 16 घंटे का फास्टिंग अद्भुत काम करता है। तो जो हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल लोड को कम करने का आसान रास्ता है फास्टिंग। उपवास बहुत काम करता है, हर रोज कर लेना चाहिए। इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। भोजन भी सही होना चाहिए।
भोजन के साथ मुंह की सलाइवा भी इतनी ही काम की है, और भोजन के बाद जितनी सलाइवा पेट में न गई हो, कम गई है, तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने भोजन के बाद कपूरी पान मसाला बना के उसका खाने का भी एक रीति रिवाज बनाया था। तो आप भोजन कर लो तो एक कपूरी पान ले लो, इसके ऊपर शहद लगा दो, इसके अंदर तिल डाल दो, आप सनफ्लावर सीड डाल सकते हो, पंपकिन के डाल सकते हो, आप अंदर लविंग भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर जो भी मरी मसाले आपको टेस्टी करने के लिए चाहिए वो आप डाल के उसका पान बना के आप धीरे 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 चबा चबा के रस करके खा सकते हो। तो मुंह की सलाइवा दांतों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम का है। कपूरी पान भी एंटीबैक्टीरियल होती है। आप कपूरी पान को जब चबाओगे ना तो आपकी दांतों में सड़न नहीं होगी। तो भोजन के बाद कपूरी पान दांतों को बचाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर काथा या चूना और तंबाकू ये सब डाल के नहीं खाना चाहिए। नेचुरल हर्बल जो मुखवास होते हैं उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो मुखवास से लेके सर ये सलाइवा से गुलकंद लेके हेल्थ के लिए अच्छा होता है सर? क्या? गुलकंद जो होता है, गुलकंद नहीं, जो होता है वो सर हेल्थ के लिए गुल अच्छा होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, गुलकंद शुगर होती है, चीनी होती है, वो आपके दांतों को जल्दी सड़ा देगी। ओके। चीनी से बनी कोई चीज हमारे शरीर के लिए, इवन दांतों से लेके किसी चीज के लिए, शरीर के लिए काम की नहीं है। चाहे चीनी आप ऑर्गेनिक ले आओ, प्राकृतिक ले आओ, सर्टिफाइड ले आओ, कोई भी हो, चीनी मतलब चीनी है। हाँ, वो डाकन ही है। वो आपको कभी अच्छा लाभ नहीं दे सकती, चाहे किसी भी क्वालिटी की हो। दूसरा, शरीर को सड़न से बचाने के लिए प्रोटीन डाइट जितने भी है वो आप पका के मत खाओ। जहां जहां प्रोटीन है, प्रोटीन को आप गर्म करोगे तो प्रोटीन से खराब भोजन कोई नहीं है इस धरती पे। प्रोटीन को हमेशा अंकुरित करके ही खाने का आग्रह रखना चाहिए। और जितनी शरीर में समस्याएं होती है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सडन सबसे ज्यादा वही करता है शरीर में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बी, ये तीनों में सबसे खराब से खराब है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स इतना नहीं जल्दी सड़ जाता जितना प्रोटीन सड़ जाता है। चर्बी तो सर सड़ती ये है। સર सॉरी પ્રોટીન सर તો બહુ જરૂરી છે એવું કે છે क्या? શરીર માટે પ્રોટીન શરીર કે हाँ, लिए प्रोटीन प्रोटीन बहुत जरूरी है। जरूरी है नॉट ओनली ले શરીર ब्रेन મને બધા नहीं સેલ્સ नहीं, બધા જ માટે પ્રોટીન જરૂરી मैं છે यहाँ क्या कह रहा हूँ, प्रोटीन खाओ, लेकिन प्रोटीन को प्रोसेस करके मत खाओ। તો કેવી રીતે પોસિબલ થાય सर આ अंकुरित આજે किया है पर फिर जैसे चने हैं तो પકાना तो पड़ता है हाँ अब उसको आप चने की दाल को भिगो के रखो तो खाने लायक हो जाएगी 3 घंटे में। કાચી उसको खाવાની पकाना क्या कहाँ जरूरत है? आप मरी मसाला डालो, टेस्टी तो बना सकते हो। કચ્ચાઈ हाँ, સર कच्ची ખીચડી टेस्टी। સારો ખોરાક કહેવાય છે તો એ ખીચડીમાં તો દાળ પકી જાય ને તો मैं એ वही સારો बोल रहा ખોરાक हूँ, કેમ કહેવાય છે जो जिन लोगों को जॉइंट पेन की समस्याएं है, जोड़ों का दर्द की समस्या है, इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इसके पीछे प्रोटीन डाइट सबसे पहले जिम्मेदार होता है।
तो प्रोटीन आप मूंग को अंकुरित कर लो, फिर उसको क्रश करो, उसकी चटनी बनाओ, उसकी दाल बनाओ। आप मरी मसाला डालो तो टेस्टी होने वाली है। બટ એવી રીતે મીલ તો તૈયાર ના થાય ને. મીલ એક આપણે જે જમીએ એ એવી રીતે તો કેવી રીતે પ્રોપર क्यों તૈયાર नहीं થાય? होगी? क्यों नहीं होगी? घर में सब बच्चे वगैरह ये सब कैसे नहीं नहीं, खाते हैं? अरे आप टेस्टी बना के दो, वो खाए क्यों नहीं खाएगा? सब लोग खाएंगे। पहले जब पहले ही स्वादिष्ट, बोलेंगे तो कच्चा है। नहीं नहीं, आपको भोजन में स्वाद चाहिए या कच्चा पक्का चाहिए? लोगों लोगों तो यही सोचते नहीं, ना लोगों पकाया को नहीं। ये बताना है ना, आपके फैमिली वालों को ये बताना है। और आपको क्या करना है कि एक दिन आप दाल खिलाओ, फिर आधे घंटे के बाद उसके मुंह की आप बदबू लो, उसको बताओ कि देखो ये मेरी मुंह की बदबू, या दूसरे की बदबू दिखाओ। अच्छा, दूसरे दिन आप कच्ची स्प्राउट करके खिलाओ, फिर आप चेक कराओ उसको। उनको पता चलेगा कि भाई ये पकाया हुआ खाने के बाद अपने मुंह में कितनी बदबू आ रही है। फिर सर सर दाल बोलेंगे राइस कैसे खाएंगे? ये जब प्रैक्टिकल आप करोगे तब पता चलेगा कि भाई पकाई दाल कितनी जल्दी सड़ जाती है। घर वाले बोलेंगे आलस आ गया इसको सर खाना पकने का, कच्चा खिला रही है। सर ये सर दाल दाल जो होती है तो वो भिगो के हम कुकर में बनाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि पतीली में बनाओ। तो उससे कुछ डिफरेंस पड़ता है कि हाँ, वो पड़ता क्या है। खाओ, उससे बेहतर है कि पतीली में ही बनाओ। आप कुकर में देखो, कुकर में दो चीज होती है, गर्मी भी होती है और प्रेशर भी होता है। जितना प्रेशर और जितनी गर्मी, उतने हर एक खुराक के एटॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा नुकसान। जितनी हॉस्पिटलें बढ़ रही है उसके पीछे कुकर जिम्मेदार है। कुकर में ऐसी चीज पकानी चाहिए जो आप नॉर्मल तरीके से पकाने में बहुत टाइम जाता हो, वो ऐसी चीजें ही आप पका सकते हो। सब्जी को कभी कुकर में नहीं बनानी चाहिए। सब्जी हमेशा कच्ची पक्की ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जी हमेशा लाइट वेट होती है, लो डेंसिटी होती है। जितनी वजनदार चीज उतनी कैलोरी ज्यादा, जितनी हल्की इतनी न्यूट्रिशन ज्यादा। तो सब्जी और अनाज, आप अनाज को कुकर में पकाओ चलेगा, लेकिन सब्जी कुकर में पकाओगे तो सब्जी का कोई चीज आपके लिए खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सारा सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुकर में प्रेशर और गर्मी दोनों आ जाएगी। तो सब्जी हमेशा कच्ची पक्की ही रहनी चाहिए। उसको ओपन फ्राई पैन में आपको उसको पकाना चाहिए, उसको कुकर में कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन सारे खत्म हो जाएंगे। तो प्रोटीन भी ऐसा है, प्रोटीन जितनी गर्म होगी उतनी सबसे जल्दी सड़ जाएगी। इसीलिए प्रोटीन को स्प्राउट करके खाओ, अंकुरित करके खाओ। उसकी दाल चावल भी बना सकते हो बिना पकाए। आपको उसको पानी में भिगो के रखनी है दाल को। आप चने की दाल ले लो तुअर की जगह, हाँ, 3-4 घंटा पानी में रहेगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। ब्लेंडिंग कर लो, ब्लेंडर से उसको क्रश कर लो, फिर इसके अंदर जो भी मरी मसाले डालने हो डाल दो। टेस्ट तो मसाले का होता है, नहीं कि गरम करने से आता है। आप ऐसे ही बना के खाओ और फिर देखो। कच्चा, सर कच्चा मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कच्चा खाने में वो पचने में भारी नहीं हो, नहीं भारी नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? नहीं जनरली એમ કે ને કાચું ખાધું એટલે नहीं વાયુ नहीं થયો, नहीं नहीं કાચું नहीं ખાધું એટલે પેટમાં દુખ્યું, नहीं, કાચું ખાધું એટલે कच्चा कच्चा तभी नुकसान करता है जब आपका पेट खाली ना हो, आपको भूख प्यास ना हो और खाओगे। नारियल का पानी अमृत है क्या? नहीं है। हम्म। अच्छा, आपका सर तो पेट फिर भरा पड़ा राइस है। को कैसे कच्चा खा सकते हैं सर? क्या? ये राइस को कैसे कच्चा खा सकते हैं? नहीं, दाल को राइस को चलो पकाओ आप। कार्बोहाइड्रेट पकाओ, प्रोटीन नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स को आप पकाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी दाल सड़ जाती है इतने राइस नहीं सड़ते। सर मैं कुछ बताना चाह रही थी। जी। आ, ये लोग जो पूछ रहे हैं ना, तो मैं बताती हूँ। मैं मेरा मेडिकल का 21 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने सर यही नोटिस किया है, जैसे आप प्रोटीन का बोल रहे हो ना सर, 30 साल के बाद प्रोटीन की भी हमको इतनी जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा एलिमेंट है सर, मैंने देखा है पेशेंट को हम जैसे ही प्रोटीन बंद करते हैं, लाल मिर्च और गरम मसाला बंद करते हैं, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में हमारी शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है 6 से 8 घंटे की। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो कुछ वक्त बाद सर लिवर में ऐसा फंक्शन होता है, ये मैंने पढ़ा है, मुझे हमारी क्लास में सिखाया गया था, कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, लिवर उसी को प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेता है कन्वर्ट करता है। 30 साल के बाद। कार्बोहाइड्रेट्स में से चर्बी भी लीवर बना सकता है। हाँ, तो चर्बी इसीलिए भी खाने प्रोटीन की तो ये लोग, जरूरत नहीं है, फैट को भी खाने की जरूरत नहीं होती है। सर इन लोग एक्चुअली नेचुरल, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में एक नियम होता है कि शरीर के पास जो हमारी 6 मन, हम जो 40 मन अनाज खाते हैं, थोड़ा सा जो ओज बनता है, तो हमारे पास शरीर में 3-4 चीजें हैं, सबसे ज्यादा खाने को बचाने में हमारी शक्ति लगती है। तो खाना जितना सुपाच्य हम खाएंगे, जितना, अब प्रोटीन सबसे लेट पचने वाला है, अगर इन लोगों को ये पता हो कि प्रोटीन 6 से 8 घंटा लेता है, उतनी एनर्जी शरीर की जाती जा रही है, मतलब मशीन चल रही है वो हमारी, वो अगर सही। एनर्जी हम अपनी बचा के रख लेंगे, अगर वो सेव करके रख लेंगे, तो वो हमारी हीलिंग में काम आएगा। दुनिया का कोई प्राणी प्रोटीन डाइट नहीं खाता है, हाँ कोई प्राणी सर, नहीं खाता। ज्यादातर क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल ही खाते हैं ना सर, घास, हाथी को देख लो सर, आप घास ही खाता है। क्लोरोफिल होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दो चीज ही है। हाँ, वो फैट भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनके शरीर में चर्बी बनती है। गाय भैंस बनती है। घास खाती है और उनके दूध में कितना फैट होता है, देखो कहाँ से आया। तो तो वो एक्चुअली सभी लोगों को सर एक बार शरीर सब करके कुछ देखना बना देता चाहिए। है। सर सब लोगों को ना एक बार करके देखना, इतने सालों से ये लोग अपनी डाइट और अपना सिस्टम फॉलो कर ही रहे हैं, एक बार हर 7 दिन के लिए अपनी चीजें चेंज करके देखनी चाहिए, आपका शरीर आपको खुद बता देगा। ये सब मतलब एक्सपीरियंस का आपके हिसाब से हम सवाल दाल है। नहीं बनाए, आपके हिसाब से दाल नहीं बनाए, कठोर नहीं यूज करें, ठीक है, नहीं, चावल खा सकते कठोर हैं। दाल, कठोर आप इस्तेमाल मैम करो, दाल से नहीं कितनी करने की गैस मना होता नहीं है। है। नहीं, पूछ रही हूँ मैं, जस्ट पूछ नहीं, रही हूँ, कभी ऐसा करें। हम क्या कहते हैं कि आपको थोड़ा चाहिए, आप आपकी मानसिकता है भी हमको दाल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रोटीन को आप अंकुरित करके उसी फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में दोगे तो शरीर के लिए वो बढ़िया रहेगा। जब पका के खाओगे तो इतना जल्दी सड़ जाएगा कि वो इन्फ्लेमेशन से लेके यूरिक एसिड बढ़ाएगा, और यूरिक ओके सर। एसिड जितना बढ़ेगा शरीर में, उतनी आपकी जोड़ों की जितनी भी लुब्रिकेशन है, वो सारी सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगी, फिर हड्डियां आपस में घिसने लग जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन से लेके ये सारी समस्याओं की जड़ होती है प्रोटीन डाइट। जब प्रोटीन नहीं खाओगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, और सर तुवेर खानी है तो दाल, अंकुरित करके खाओ। सर तुवेर दाल कैसे बनाएंगे फिर? नहीं, तुअर दाल का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसकी जगह चने की दाल ले लो, मूंग की दाल ले लो। और छोले, छोले कैसे खाएंगे? छोले को भी आप उसकी दाल को भिगो के रखो, अंकुरित करके खाओ। तो छोला को तो स्टीम करके भी खाया जा सकता है, वो इतना नहीं, नुकसान वो नहीं करता वो भी अगर, स्टीम करोगे तो भी गर्म तो हो गया ना प्रोटीन। नहीं प्रोटीन वो, हो सके इतना आप गर्म करके न खाओ। हाँ, आप सुबह से दोपहर का उपवास करते हो, दोपहर को कच्चा खाते हो, रात के एक टाइम थोड़ा सा ऐसा, हफ्ते में एक आध दिन या 2 दिन आप थोड़ा सा प्रोटीन खाते हो, दालें की आइटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी खाने में कोई मना नहीं है। लेकिन हर रोज आप खाओगे तो समस्या ही समस्या है, हर रोज खाने के लिए है ही नहीं। सिर्फ मोरिंगा पाउडर जो होता है, सहजन की फली का जो पत्तियों का जो पाउडर, उसमें प्रोटीन सब का में होता है, भरपूर वो है सर, सब उसमें में मिल वो जाता लिया है। जा सकता शरीर है। शरीर को आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमारा लीवर ऐसा बनाया है कि आप पत्ती खाओगे, आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट से लेके, प्रोटीन से लेके, चर्बी तक की सारी चीजें वो बना देगा खुद। वो सर सुपर मूंगफली भिगो फैक्ट्री के है। खाई जा सकती है, मतलब सबसे अच्छा मूंगफली सींग दाना जो आता है उसको भिगो के हाँ, खा लिया जाए उसे आप भिगो के सुबह खाया सुबह। करो, उसमें भी हाँ, प्रोटीन मिल जाएगा। वही मैं कह रही हूँ खाओगे सर। तो फंसोगे। सर हम्म। मूंगफली रोज खा सकते हैं क्या भिगो हाँ, के? हर रोज खा सकते हो, एक कटोरी भर के आप हर रोज खा सकते हो, लेकिन मतलब भिगोई होनी चाहिए, पानी में पूरी रात भिगोई होनी चाहिए। आप वो सीधी मूंगफली खाओगे तो सीधा तेल शरीर में जाएगा, तो शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तेल, फैट वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए,
पानी में मिक्स होने वाला तेल ही आपके शरीर के लिए सुटेबल है। तो सर जो लोग मटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ना सर। अभी जो हरी मटर जो आ रही है वो भी प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, और उसमें तो फाइबर भी बहुत होता है मटर। कच्चा भी खा सकते हैं उसको, मरी मसाला डाल के, क्यों नहीं खा सकते। चबा के खाने वाले को सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ खा सकते हैं। जिनको चबाना नहीं है उनको मसाला चाहिए और पकाया चाहिए। तो पकाया में जो लोग फंसे हुए हैं, हाँ, उन लोगों को पहले चबा के खाने की आदत चेंज करनी पड़ेगी। जब चबा के खाने की आदत पड़ेगी ना, तो आप बिना नमक वाली रोटी भी अच्छी तरह खा पाओगे। क्यों? क्योंकि चबाने से वो रोटी भी मीठी लगने लगती है, नमक नहीं है तो भी। लेकिन जो लोग बिना चबाए खाने की आदत वाले हैं उनको ज्यादा मसाले चाहिए। क्यों? चबा चबा के जो टेस्ट लाना है वो लाते नहीं है, इसीलिए वो बाहर से टेस्ट को ऐड करके खाते हैं, फिर बीमारियों में फंसते हैं। तो आपकी जो प्रकृति है, कई लोगों की प्रकृति जन्मजात होती है, हाँ, वो चबा के खाने की आदत में ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जन्म के साथ ही ऐसी प्रकृति लेके आए होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। आसानी से आपको ये धीरज का गुण मिलने वाला नहीं है। पैशन, शरीर आपके, आपको धीरज आपके अंदर होनी, ये बहुत ईश्वरीय कृपा मैं तो मानता हूँ। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, पिछले कर्मों के अच्छे फल किए, अच्छे कर्म किए हैं, तब जाके वो धीरे धीरे चबा के खाने की आदत में आते हैं। उनके जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं होती है। लेकिन जो जल्दी जल्दी खाने वाले लोग हैं, वो ऐसे कुछ कर्म करके आए हैं कि उनकी प्रकृति भगवान ने ऐसी बना के रखी है कि उनको धीरे चबा के, उसको मारोगे ना तो भी वो धीरे चबा के खाएंगे नहीं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। ये फिर ऐसा बोलते हैं कि भाई मार खा लूंगा लेकिन चबा के नहीं खाऊंगा। ऐसे लोग પ્રોટીન मैंने માટે देखे। પેલા અંકુરિત મગ બી બહુ સરસ, રોજ ખવાય તો हाँ, आप खा सकते हो। ફણગાવેલા फिर મગ। अकेले मूंग को क्यों खाते हो? आप मूंगफली को खाओ ना, तो इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा। हाँ, मूंगफली से अद्भुत कोई खुराक नहीं है। हाँ, आपको मूंग खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर नारियल भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, और नारियल भी बहुत अच्छा होता है। अ, तो हम आगे बढ़ते हैं। દાંતમાં એક સવાલ પૂછવો હતો। जी जी। આ દાંતમાં અત્યારે ડોક્ટરો કહે છે કે પેલી ફ્લોસ, પેલી દોરીથી દાંત સાફ કરવાના, તો એ नहीं करवा जी, જેન્યુન છે? એ બધા બહુ જ नहीं नहीं સલાહ લે છે करने રોજ સાફ चाहिए, કરો, नहीं करने चाहिए। ના કરવા જોઈએ क्योंकि ને, आप એનાથી जब जब ગેપ વધે इसके છે। अंदर दबा के डालते हो तो दो दांतों के बीच में गैप होने लग जाती है, फिर वो स्पेस होने लगती है, फिर પાતળી દોરી आप, જેવું આવે છે। हाँ हाँ, वो ये टूथपिक आती है ना, फ्लॉस कहते हैं, तो नहीं, फ्लॉस टूथपिक कहते हैं नहीं, उसे। स्ट्रिंग आती है, क्लोज हाँ, तो दौरी, ये धागा आता है, टूथपिक के धागा फ्लॉस, साथ जैसी भी आती फ्लॉस आती है, बोलते हैं उसको। उसके साथ भी आती है। है, एडवाइजेबल नहीं है वो। देखो, दांतों में ऑलरेडी पहले से गैप है तो आप उसका इस्तेमाल करो, लेकिन आपको इसके अंदर प्रेशर से डालना पड़ता है डोरी डोरी को, और फिर आपको घिसना है, तो फिर वो एडवाइजेबल नहीं है। ओके ओके। सबसे सर हमारे उत्तम है नेचुरोपैथ कुल्ले में। करना। हम्म। आप आधा मिनट कुल्ला करना करोगे, आप आज मैं आपको सबको लेसन देता हूँ। परसों हम दोबारा मिलेंगे, तो आज से 2 दिन में जितनी बार आप भोजन करते हो, आप 30-30 मिनट, अरे 30 सेकंड भोजन के बाद अपने मुंह में पानी भर के कुल्ले करो। फिर देखो आपके मसूड़े में कितनी जान आ जाती है। आपको पता चलेगा। आपको पहले 2 दिन तो ये मसल थक जाएगी। आपको लगेगा कि भी ये सूजन तो नहीं आ जाएगी ना, ये फिर सर एक बार गंडूश भी प्रैक्टिस हो बहुत, गई आपको, सर फिर गंडूश भी बहुत अच्छा होता है ना। क्या? गंडूश जो करते हैं, ऑयल पोलिंग, हाँ मुंह में वो तेल भर हाँ, के। ऑयल पुलिंग वही तो है ना। आप, ये तिल का तेल है, सबसे बढ़िया है। वही हुआ ना।
हाँ, आप मान लो हम्म, तिल का तेल नहीं ले सकते तो तिल लेके धीरे धीरे एक एक तिल को चबा 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 करके रस करके आप खाओगे तो भी सारी दांतों के मसूड़ों में ये तिल का तेल फंस जाएगा, फिर आपको सड़न होने से बचाएगा। सर ये तिल सर के ये तेल अलसी का के से क्या अलसी कनेक्शन है सर? तिल का ही अलसी तेल क्यों नहीं लो? अलसी अलसी भी अच्छा है, अलसी लेकिन हाँ अलसी चिकनी होती है, तो चिकास सर वाली। अलसी खाने के लिए कैसी है वो, मतलब खाने नहीं, के बाद लोग कई आपको खाते हैं ना। खानी है तो कच्ची खानी है, उसको रोस्ट करके कच्ची नहीं की बात खानी। कर रही हूँ सर मैं, हाँ कच्ची करके ही सर बात कच्ची कर रही हूँ खा कि कच्ची सकते जो हो। खाने के बाद खाते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग खाते हुए देखे सर मैंने हाँ, कच्चा। सर अलसी और तिल दोनों अच्छे हैं। सर ये तिल का ही तेल क्यों कंडूस के लिए यूज होता है? कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है देखो, तिल के तिल तेल में जितनी प्रॉपर्टी है दुनिया के कोई तेल में नहीं है। नंबर वन ऑयल कोई है तो वो है तिल का तेल, और तेल का नाम ही तिल से पड़ा है। तिल से अद्भुत कोई नहीं है। जब तक तिल मिलते हैं तो आपको मूंगफली का तेल भी नहीं खाना चाहिए। महंगा पड़ता है थोड़ा, लेकिन वो इससे उत्तम कोई तेल नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बीमारियां सर के लिए सिफारिशें। સર તીલના તેલ વિશે ક્વેશ્ચન છે. जी बोलो। એને ગરમ કરીને વઘાર કરવાનું તો મુશ્કેલ પડતું હોય છે, તો એને ગરમ કર્યા વગર જ વાપરવાનું? जी, कच्चा ही होना चाहिए। देखो, पकवान जो चीजें हैं वो कभी कभी खाई जाती हैं। आप हर रोज पकवान खाओगे तो फंसोगे। जिसको गरम किया यानी पकाया वो पकवान। तो पकवान जो है वो तीनों टाइम नहीं खाने चाहिए। और जो लोग बीमार है, हॉस्पिटल है, जितनी भी चल रही है वो तीनों टाइम पकवान खाने से ही है। तो वो मजा करने के लिए कभी कभी खाओ, अच्छा है, लेकिन हर रोज आप खाओगे तो फंसोगे। और खाना है तो फिर धीरज होनी चाहिए। जितना पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। सलाइवा से पकवान के जो साइड इफेक्ट है उससे काफी राहत मिल जाती है। तो धीरज नहीं है उन लोगों के लिए तो मुश्किल ही है। सर काले तिल और व्हाइट तिल में भी फर्क होता है ना? हाँ, काला वाइट से भी अच्छा होता है, लेकिन हाँ नेचुरल काला होना चाहिए। बाजार में मिलने वाले में कई बार कलर किए हुए तिल भी मिल जाते हैं, तो वो सही है गलत है वो पता नहीं चलता है कई बार। नहीं सर सर, यहाँ खेत में मिलता है और वो कच्ची घानी से तेल निकाल के देते हैं हाँ, यहाँ। तो अच्छा है वो हम्म, मिल जाता है સર तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। સર કોઈને આર્થરાઇટિસ ને એવું બધું લેડીઝમાં અત્યારે વધારે જોવા મળે છે, બરાબર? તો એ લોકોને આપણે ટોટલી આપણું જે ડાયટ છે, આપણું યોગાહારનું જે છે એ ફોલો ના કરી શકતા હોય, આપણે બધાને કન્વિન્સ એટલું બધું ના કરી શકીએ, તો એમને શોર્ટકટમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ તમે દાળ ને એવું બધું બંધ કરી દો, हाँ, બરાબર? પ્રોટીન બંધ, બાકી રોટલી અને શાક अब અને हम સલાડ। अभी देखो, अब हम लास्ट टॉपिक पे आगे आए हैं कि अब जो समाज में सबसे ज्यादा समस्याएं है वो 4-5 प्रकार की बीमारियां जो है वो हर घर में आपको मिलेगी। इसमें पहली है डायबिटीज, बीपी, तीसरी है जॉइंट पेन, चौथी है हम्म ओबेसिटी। हम्म ये 4 बीमारी तो आपको हर घर में मिलेगी। अब इसमें आपको पेशेंट 2 प्रकार के मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे कि वो लोग आपके भलामन के हिसाब से वो डाइट को फॉलो करेंगे, और लेकिन ऐसे आपको 10% से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 90% लोग ऐसा ही बोलेंगे कि हमको कोई दवाई दे दो जो खा के हम ठीक हो जाए।
उन लोगों को सीधा रास्ता चाहिए, उसको कुछ करना नहीं है, भोजन बदलना नहीं है, अपनी सिस्टम को चेंज नहीं करनी है और उसको ठीक होना है। ऐसी डिमांड वाले आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो आपको पेशेंट को करना क्या है कि पेशेंट को जो बीमारी की जड़ है उसको तो बताना ही है सब पेशेंट को, और उसको तरीके से सिखाना है, समझाना है कि भी देखो ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, इसकी साइड इफेक्ट आपको इसकी तरह मिलती है, और फिर बाद में आप फंसते हो बीमारी में। तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ये जो मूल कारण है बीमारी के उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये जब ये सारी बातें उन लोगों के लिए काम लगती है जो थोड़े पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है जिनके आगे भैंस के आगे भागवत जैसी हालत होगी ज्यादातर सीनियर सिटीजन में, वो कोई बात आपकी सुनने वाले नहीं है। वो ऐसा ही बोलेगे पूरी जिंदगी चाय पी है सुबह में तो बिना चाय तो चलने वाला नहीं है, पकाया भोजन पूरी जिंदगी खाया है तो खाएंगे, वो कोई चेंज करने वाले नहीं है। तो उन लोगों के लिए आपको रेडी टू यूज प्रोडक्ट दे के उन लोगों को उनकी समस्याओं में राहत देने का प्रयत्न करना है, मिटाने की अपेक्षा नहीं रखनी है। आप उनकी राहत करवा सकते हो भी, समस्याओं में उनको फायदा मिल जाए और थोड़ी राहत हो जाए। तो आपको सब प्रकार के अलग अलग मिलेंगे। रही बात अवेयरनेस की, तो जो व्यक्ति किचन संभालता है और वो यंग लेडीज होगी, तो जो बहनें किचन संभालती है उन लोगों को सबसे ज्यादा अवेयर करने का टारगेट रखना है, क्योंकि किचन उनके हाथ में है। कोई भी भोजन टेस्टी बनाओगे ना तो खाने वाले को तो टेस्ट से मतलब होता है, कैसे बना है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको खाने में मजा आनी चाहिए बस। तो आप पहले तड़का लगाओ, फिर सब्जी डालो, और तड़के में कम तेल डालो और फिर बाद में ऊपर से कच्चा तेल डालो, मसाले जैसे होंगे वैसा टेस्ट आने वाला ही है। तो खाने वाले को ये पता नहीं चलता कि भी ये पहले ज्यादा तड़का में ज्यादा तेल डाला था या कम में बनाया फिर बाद में ऊपर से डाला, वो खाने वाले को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो खाने बैठता है तब उसको मसाले का ही स्वाद आता है, उसमें उसको ये पता नहीं चलता है कि पहले तड़का लगाया था या नहीं लगाया था, या कम तेल का था या ज्यादा तेल का। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, बुजुर्ग लोग आप कितना भी करो 90% तो सुधरने वाले नहीं है। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का और दुनिया का भविष्य है, उन लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयत्न सबसे ज्यादा करना है। आपके पास कोई बूढ़ा आया है और कोई बच्चे की माँ आई है, तो आपको ज्यादा समय बच्चे की माँ को देना है, बूढ़े को बोलना है भाई इतना इतना कर लेना, बात खत्म। उसके पीछे समय मत बिगाड़ना। उन लोगों को तो रेडी टू यूज चीजें में ही इंटरेस्ट होती है, मुझे कुछ दे दो और मैं ठीक हो जाऊं बस, इसके अलावा उनके पास कोई अपेक्षा नहीं होती है। उनको कुछ समझना नहीं है, समझने की उसकी कैपेसिटी भी नहीं होती है कि भी कौन सी हम गलती करते हैं जिसके कारण ये सब होता है। लेकिन जो जुआन माताएं हैं, जो बच्चे उनके हैं,
तो हर माता को अपने बच्चे की हेल्थ की सबसे ज्यादा चिंता होती है। हर माता को ऐसा रहता है कि भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मेरा बेटा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मेरी बेटी बीमार नहीं रहनी चाहिए। वो खुद ज्यादा अभ्यास नहीं किया होगा, पढ़ाई की नहीं होगी, लेकिन वो अपेक्षा ऐसी ही रखती है मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। तो अपने बेटों के लिए बच्चों के लिए सब पेरेंट्स को सबसे ज्यादा उनके ऊपर प्रेम भाव होता है और उनकी लाइफ के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। सर तो एक बात बताऊं। जी आज जो मेरे पास एक माँ आई थी अपने बेटे को लेके काम, वैसे तो दूसरे काम से आई थी, हम्म आयुष्मान बनवाने ही आई थी, हमारा काम है आयुष्मान बनाने का। हम्म तो उसने बोला कि मेरे बेटे का ऑपरेशन होने वाला है, उसका पित्ताशय निकाल देना है। ओ तो मैंने बोला क्यों निकालना है, बोले पथरी है उसमें। फिर मैंने शायद 1 घंटा उसको ये सब लेक्चर दिए हम्म कि ऐसे ऐसे करके बच्चे का पित्ताशय मत निकलवाना। आपका एड्रेस भी दिया है, आपके पास भेजा है, वो आएंगे शायद। हम्म आप इधर चले जाओ, शाहीबाग है ना आपका एड्रेस सेंटर हम्म का। तो बोला है वो लोग आएंगे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगा ऐसे बच्चे का पित्ताशय निकाल देंगे तो बड़ा होके वो करेगा कि 15 साल का ही बच्चा है। छोटी उम्र से क्यों निकाल देना, नहीं निकले तो बात अलग है, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए वो, दूसरे हाँ, रास्ते डॉक्टर से। ने ऐसा ही बोला है कि आप आयुष्मान निकलवा लो, बच्चे हम्म का पित्ताशय निकाल देना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। एट हम्म। 95% पत्थरियों से भरा गोल्ड ब्लेडर हमने 85% खाली कर दिया था, 4 ही बार लीवर क्लींजिंग करा के। हाँ तो जरूरी नहीं है ऑपरेशन करना। સર પેનક્રિયાસમાં પથરી થઈ ગઈ હોય, આખી ભરાઈ ગઈ હોય તો એના કઈ अब यही तो बात है ना, ये પેનક્રિયાસમાં नहीं, પેનક્રિયાસ સરનો पेंक्रियाज में भी, हाँ સરનો એક पेंक्रियाज में અનુભવ भी કહું। हो सकती है, पिघल सकती है। સરનું ડાયટ સિસ્ટમ મેં 10 વર્ષ વાપર્યું, મારા हम्म પિત્તાશયમાં 17 પથરી હતી, હવે અત્યારે 1 થઈ ગઈ છે, રિપોર્ટ બી છે મારી પાસે, હું સાહેબ। अच्छा, आपके पास रिपोर्ट है, હમ देखो ये। આજ જે છે તમારું ફાસ્ટિંગ વાળું, જ્યુસ વાળું, અને જે સવારે સલાડ વધારે ખાવાનું અને રાંધેલું ઓછું ખાવાનું, 17 પથરી હતી મારા પિત્તાશયમાં, 1 થઈ ગઈ છે। કોઈ ये બીજો આ પ્રયોગ તમે જે બતાવ્યો તો કર્યો જ નથી, પણ આ તમારું ડાયટ સિસ્ટમથી જ ચેન્જ થઈ डाइट જશે से બધું। ही हो गया, लीवर क्लींजिंग तो હમ किया ही नहीं है। વિપુલભાઈ હા વિપુલભાઈ હું તમને એક હા ક્વેશ્ચન બોલો। પૂછું છું કે સર તમે આ સવારે તમે આવી રીતે ખાધું તો પછી સાંજે તમે મીન્સ કે ડિનરમાં શું ખાઓ છો? બધું જ ખાઓ છો ડિનરમાં હા કે નોર્મલ બધું 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 ખાઈએ છીએ। અચ્છા ખાલી સવારે જ તમે કાચું ખાઓ છો એમ ને? હમ बपोरे सवारे મારું ઓકે કો नहीं। હા એટલે હા, મીન્સ કે બપોરે લંચમાં સવાર તો 10 વાગે જ્યુસ પીએ છે, પેલા બધા કાચો જ્યુસ। અને મારું કોલેસ્ટ્રોલ બી 235 હતું, મેં 198 કરી દીધું। તો આ બરોબર દાળ તમે બંધ કરી છે કે દાળ ખાવ છો? દાળ સાંજે બધું ખાઈએ છે, સવારનું બધું સલાડ ને એ બધું વધારે, અચ્છા અચ્છા સાંજનું ઓકે જે ભોજન છે એકવાર ખાઈ લઈએ છીએ, પણ આપણે સવારે લગભગ બધું 12-2 વાગ્યા સુધી બધું ડિટોક્સિંગ થઈ જાય છે આખું। ओवरऑल અને क्या જે है, એમ સાહેબ आपके भोजन में जितना क्वांटिटी जाती है, इसमें आधा से ज्यादा कच्चा जाना चाहिए, आधा से कम पकाया जाना चाहिए। સર क्योंकि લીવર मेजोरिटी फूड क्या है वो डिपेंड करता है। आपका फूड अल्कलाइन ज्यादा है, बॉडी डिटॉक्स करे ऐसा है, नेचुरल ज्यादा है, तो फिर आप आधा से कम पकाया खा रहे हो तो वो उसके ऊपर हावी कभी नहीं होने वाला है। लेकिन आपने जो रात का भोजन डबल डोज करना शुरू कर लिया, दोपहर का कच्चा कम खाया और रात का डबल डोज किया, तो फिर फंसोगे। ये ध्यान रखना पड़ता है। सर ये क्या बोल रहे थे, रात को क्या खाने के लिए बता रहे थे, ये पकाया दिनों में? पकाया सब कुछ खा सकते हैं रात को एक टाइम। नहीं नहीं, वो सर क्या बोल रहे थे अभी, जो वो गुजराती में जो बता रहे थे ना कि क्या खाया उन्होंने? नहीं नहीं, બધું ये જ ખાય क्या છે, कह रहे हैं, सब खाते हैं रात को वो पका सुबह हुआ। सुबह में अच्छा जूस पीता हूँ, कच्चा जूस, और 12-1 बजे तक थोड़ा सलाद और ये सब। शाम को 6-6:30 बजे खाना, जो भी खाना मेरी रेगुलर जो भी पका है वो खाते हूँ।
और इसके बाद सुबह 10 बजे तक कुछ खाते नहीं है, सिर्फ चाय का एक है, वो चाय पीता हूँ आधा ग्लास, बाकी कुछ नहीं। आधा आधा ग्लास कप। आधा कप, ग्लास नहीं कहा, 50 ml છે સર। અચ્છા સર, તમે લીવર ક્લિન્ઝિંગ માટે પેલું મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ કીધું, એ આપણે સર પીવાય? એ તમે પીવાનું કીધું હતું કંઈક હા, એની સાથે, પીવાનું જ હોય ને। हाँ એ एप्सम પી सॉल्ट। શકાય? हाँ, एप्सम सॉल्ट पी शकाय। लीवर क्लिंजिंग के दिन पीना है, हर रोज नहीं पीना है। હા હા, મતલબ એ પીવાય ને, એમ ખાલી એ જ हाँ, પૂછું છું। वो पियोगे तब तो आंतों की सफाई होगी ना, ઓકે सर। इसके बिना तो होगी वाली नहीं। तो अब हम चर्चा बीमारी के ऊपर जो जो मुद्दे होंगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हम जाएंगे स्पेशल हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा बर्निंग इश्यूज है बीमारियों में, और इसमें सबको कवर करेंगे हम। छोटे बच्चे से लेके कॉलेज में पढ़ने वाले से लेके बुजुर्गों से लेके सीनियर सिटीजन से लेके और सब प्रकार की बीमारी के ऊपर। तो बीमारी में सबसे ज्यादा है डायबिटीज, बीपी है, ओबेसिटी है, जॉइंट पेन है। ये सबसे ज्यादा बीमारी की क्वांटिटी आपको पब्लिक में सबसे ज्यादा पेशेंट इसी में ही मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा स्पेशल बीमारियां अलग जो है उसके लिए अलग से बात होती है, लेकिन जो ज्यादा है वो घर घर आपको मिलेंगे। उन लोगों के लिए क्या किया जाए? अच्छा, जो डाइट एडॉप्ट कर लेंगे उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन जो लोग डाइट एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे हर एक बीमारी के साथ। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं डायबिटीज को। अब डायबिटीज दो तरीका का होता है। एक इंसुलिन आधारित होती है, जो पैंक्रियाज 100% बंद है उन लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। और जिनका पैंक्रियाज थोड़ा काम कर रहा है और थोड़ा काम नहीं कर रहा है तो उनको क्या करना पड़ता है, दवाई के ऊपर रहना पड़ता है, गोली खा के चलाना पड़ता है। तो पैंक्रियाज ये डायबिटीज का बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेन है। अब पैंक्रियाज काम क्या करता है उसको पहले आपको समझना जरूरी है। पैंक्रियाज का काम ऐसा है कि आप जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, शुगर खाते हो, तो वो आंतों से खून में जाता है। हमारा शरीर का 5 लीटर खून है एवरेज। तो 5 लीटर खून में जो शुगर यानी ग्लूकोज कहो, शुगर कहो या कार्बोहाइड्रेट्स, नाम कोई भी दो, अल्टीमेट वो शुगर है सब। तो ये शुगर का, ग्लूकोज का जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी 5 लीटर खून में, वो भगवान ने जब डिजाइन बनाई हमारे शरीर की तो इसमें भगवान ने नियम रखा है कि ये 5 लीटर में से आप पूरा शुगर निकाल दो और उसका आप वजन करोगे तो 5 या 7 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं रह सकता। हमारे खून में 5-7 ग्राम से ज्यादा शुगर रखने की शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है। अब मान लो आपने 100 ग्राम चावल खाया, गन्ने का रस पी लिया आपने, गुड़ खा लिया, कोई मीठे फल खा लिए, केले खा लिए, चीकू खा लिए, तरबूज खा लिए, टीटी खा लिया, पपीता खा लिया। अब ब्लड के अंदर 7 ग्राम से ज्यादा शुगर रह नहीं सकती। आपने 100 ग्राम खाया, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया, तो ये जो शुगर लेवल एक्स्ट्रा हो गया, वो शुगर को कम करने के लिए भगवान ने पेंक्रियाज का ऑर्गन बनाया है। वो पेंक्रियाज का 2 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा और बीटा। इसमें से एक प्रकार का सेल ऐसा इंसुलिन बनाता है, वो ब्लड में आता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर है उसको चर्बी में कन्वर्ट करता है और वो जाके लीवर में स्टोरेज होने लगता है। तो आपके खून का जो कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल बढ़ चुका था
उसको वो कम करके चर्बी बना के उसको लीवर में स्टोरेज में बेच देता है। अब ये काम तब हो पाता है जब आपका पेंक्रियाज काम करता हो। अच्छा, मान लो आपने 2 दिन भोजन नहीं किया, आपका मगज तो चालू ही है। मान लो आप शारीरिक श्रम भी कर रहे हो, मान लो आप आराम में हो, लेकिन माइंड ज्यादा चलाते हो तो भी शुगर का खर्च तो होता रहता है, ब्लड का। अब आपने 2 दिन भोजन नहीं किया है, ब्लड के अंदर 7 ग्राम से ज्यादा शुगर होती नहीं है। अब आपने भोजन नहीं किया है तो उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, ब्लड में शुगर लेवल डाउन होने लगता है। तो जैसे वो लेवल डाउन होने लगता है तो आपका जो छोटा मगज है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो पैंक्रियाज को ऑर्डर देता है। फिर पैंक्रियाज एक ऐसा इंसुलिन पैदा करता है, वो जाके लीवर में जो चर्बी के रूप में आपका शुगर पड़ा था उसको तोड़ के शुगर बनाएगा और वो आपके खून में उसकी क्वांटिटी बढ़ाने लगेगा। तो डायबिटीज के अंदर एक पैंक्रियाज और एक लीवर और आपका खून, ये तीनों का रोल आता है। अच्छा, अब शुगर इस्तेमाल कौन करता है? तो शुगर का इस्तेमाल हमारे शरीर का एक एक सेल, जो नरी आंख से आप नहीं देख सकते हो, इतने छोटे सेल से लेके सब प्रकार के टिश्यू और जितने भी हमारे शरीर में मसल्स है, वो सब काम करने के लिए शुगर का उपयोग करते। आप जो भी भोजन खाते हो, चाहे आपने हाई डेंसिटी या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाया, चाहे आपने प्रोटीन खाया, चाहे आपने चर्बी खाई, तो ये चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन हमारे सेल, टिश्यू या हमारे मसल्स कभी उसको सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते कैलोरी के रूप में। उसको तोड़ के ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो इस्तेमाल हो पाता है। तो हमारा शरीर के अंदर ये पूरी मैनेजमेंट सिस्टम में लीवर काम करना चाहिए, पेंक्रियाज काम करना चाहिए। अब ये दोनों बिगड़ते हैं कब? तो ये पेंक्रियाज एक फैक्ट्री का काम कर रहा है, फैक्ट्री में से इंसुलिन का प्रोडक्शन, 2 प्रकार के इंसुलिन, एक ग्लूकोज को चर्बी में कन्वर्ट करने वाला, दूसरा चर्बी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला। ये 2 प्रकार के इंसुलिन पेंक्रियाज पैदा कर रहा है, ये फैक्ट्री है इसकी। अब कोई भी फैक्ट्री में से प्रोडक्शन बंद हो जाने के लिए कितने रीजन हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं? हाँ, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। मान लो फैक्ट्री के अंदर लाइट नहीं हो तभी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मान लो फैक्ट्री का मशीन बिगड़ चुका है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मान लो फैक्ट्री के मशीनरी में कचरा आ गया है तभी भी काम बंद हो जाता है। मान लो लाइट है, मशीन ओके है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है तो भी प्रोडक्शन नहीं बनता। मान लो सब कुछ है लेकिन रॉ मटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं हो तो भी प्रोडक्शन सही नहीं हो सकता। और मान लो मशीन बिगड़ चुका है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मान लो लाइट भी है, सामान भी है, मशीन भी ठीक है, लाइट भी है, लेकिन कारीगर नहीं है तो भी प्रोडक्शन अटक जाता है। तो एक फैक्ट्री में से प्रोडक्शन करने के लिए जितने मुद्दे, जितने पॉइंट इसके साथ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, इतने सारे मुद्दे हमारे पेंक्रियाज नाम की फैक्ट्री के साथ रिलेटेड है। आपके पेंक्रियाज के अंदर कचरा जम गया है तो भी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। आपके पेंक्रियाज के सेल जिसको इंसुलिन पैदा करने हैं वो बिगड़ गए हैं तो भी नहीं हो सकता। इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तभी भी नहीं हो सकता प्रोडक्शन। हाँ, उसको ठीक करने वाले कारीगर नहीं है तो भी हो सकता है। मशीन रिपेयर करने के लिए जो सामान चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हाँ, जो क्योंकि हर सेल, हर टिश्यू, हर सेल
उसको वियर एंड टियर होता रहता है, उसको पुराने को निकल जाना पड़ता है, नए को बनाना पड़ता है। तो ये सब नया बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, और मटेरियल के लिए विटामिन से लेके काफी प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए। वो नहीं मिलेंगे तो भी इंसुलिन पैदा नहीं होती है। अब इतने सारे कारण में से हर एक पेशेंट के पेंक्रियाज में अलग अलग प्रकार के कारण से उसका पेंक्रियाज काम करना छोड़ देता है। किसी के पेंक्रियाज में कचरा जमा पड़ा है, किसी के पेंक्रियाज में सेल बिगड़ गए हैं, किसी के पेंक्रियाज को लाइट नहीं मिल रही है, किसी के पेंक्रियाज को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई वजह होती है कि इसके शरीर में कौन से वजह से पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, वो हमको पता नहीं चलता। और इसके ऊपर मेडिकल साइंस ने कोई काम ही नहीं किया है। मेडिकल साइंस ने एक ही काम किया है, पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं हो रहा है, इंसुलिन लेते रहो बस। पेंक्रियाज बंद क्यों है? कचरा पड़ा है, मशीन बिगड़ा है, लाइट नहीं मिल रही है, कारीगर नहीं है, सामान नहीं है, क्या गड़बड़ी है, उसके ऊपर कभी कोई रिसर्च नहीं करता है, और किया होगा तो कोई पता नहीं। ठीक है, तो हमको सर क्या यही करना है? किसी भी कारण से पेंक्रियाज बंद है, हमको सब कारण के ऊपर काम शुरू कर लेना चाहिए। चाहिए। और कुछ सर करने एक की जरूरत डायबिटीज ही नहीं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होती है ना? क्या? एक एक डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होती है ना हाँ, सर? एक वो तभी होती है जब बच्चे का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है और पेंक्रियाज के ऊपर जब प्रेशर आ जाता है और दबाव में रहता है, तब वो काम नहीं करता हो, उस टाइम डायबिटीज आता है। लेकिन वो टेम्पररी है, प्रेगनेंसी के समय के लिए है। जैसे वो बच्चे का जन्म हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, दबाव में से मुक्त हो जाता है पेंक्रियाज, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल, कई बार 100 में लाखों में एक आध दो पेशेंटों में ऐसी समस्या कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? जितने कारण मैंने बताए वो सब कारण के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपको सोचना है, और सामने वाले पेशेंट को ये सब बताना है आपको कि भाई तुम्हारा मशीन बिगड़ गया है शरीर का। अब कौन से कारण से बिगड़ा है तुमको भी नहीं पता है, डॉक्टर को भी पता है नहीं, मुझे भी पता नहीं है। तो हमको जितने ऑप्शन है, जितने बंद होने के कारण हो सकते हैं, सब कारण के ऊपर जाके एक एक करके हमको काम करना चाहिए। तो हमको पहला कारण क्या लेना है चाहिए कि पहले तो पेंक्रियाज में जो कचरा जमा पड़ा है उसको निकालने का काम करना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए आपको। अब कचरा किसका हो सकता है? और मैंने आपको बताया हुआ है, दो चीज सबसे ज्यादा कचरा हमारे शरीर में इकट्ठा करने के लिए, कचरा जमा होने के लिए जिम्मेदार है। कौन से दो दो चीज है? सॉल्ट पका और हुआ तेल। भोजन और पका सॉल्ट, पका हुआ मतलब गरम किया हुआ हाँ, नमक, पका और हुआ नमक और पका हुआ पका हुआ तेल। तेल। ये दो चीज शरीर के सब प्रकार के ऑर्गेन को सबसे पहले प्रभावित करता है। तो नो सॉल्ट को पिघालने के लिए क्या खिलाना पड़ेगा? सर सॉल्ट ही एप्सम खिलाना पड़ेगा। सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट। सॉल्ट के लिए सॉल्ट और तेल के लिए तेल। सॉल्ट के लिए नींबू, मतलब खट्टे आम। नींबू, लेमन, हाँ लेमन निकाल आपको लेमन, हाँ। चिकनाई को फल कटास चाहिए। करने के लिए। सॉल्ट को सॉल्ट मारेगा, तेल को तेल मारेगा। नहीं, सॉल्ट को सॉल्ट नहीं मारेगा। यहाँ एसिड क्या मारेगा। होता सॉल्ट और है, नींबू, सॉल्ट जो होती है ना, लेमन। देखो यहाँ क्या होता है, तेल जो होती है ना वो गट हो जाती है गर्म होने से। तो तेल तेल को तेल पिघाल सकता है, लेकिन यहाँ सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। अब पानी में जो सॉल्ट को गुलाते हो, पानी में घुल जाता है, लेकिन वही सॉल्ट जब गर्म होता है ना,
तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो पत्थर बन जाता है। इसीलिए पत्थर को सॉल्ट पिघल नहीं सकता। जहर जहर को मारता है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ सॉल्ट के लिए वो अपवाद है। तेल के गट्ठे को तेल पिघाल सकता है, लेकिन सॉल्ट का जो सॉलिड फॉर्मेशन हो गया है, पथरी बन चुकी है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, उसको सॉल्ट पिघाल नहीं सकता। उसको पिघालने के लिए आपको एसिड चाहिए। और एसिड कौन सा होना चाहिए? टॉयलेट साफ करने वाला कभी किसी को नहीं पिलाना है। लींबू। हाँ, खाने वाला एसिड खाटा जो फल। आप खा सकते हो, नेचुरल। हाँ, फिर वो नींबू के फूल नहीं ले आने के। हाँ, नेचुरल एसिड यानी सिट्रस फ्रूट। तो सबसे पहले पेंक्रियाज वाले पेशेंट को सुबह में उपवास नहीं कराओगे तो चलेगा, लेकिन जो सुबह में आपको भोजन नहीं देना है, उसको ऐसा जूस देना चाहिए जो उनके पेंक्रियाज में सफाई का काम करे। तो आप उनको सिट्रस फ्रूट का जूस दे सकते हो। तो सर पहले तो आप फिर इससे शुगर नहीं बढ़ेगी? खट्टे फल में कहाँ शुगर बढ़ेगी? सर ऑरेंज में शुगर तो आती है, सपोज नहीं ऑरेंज नहीं का। नहीं नहीं नहीं, यहाँ आपको खट्टे फल देने हैं। अब जो फल कच्चा है तब खट्टा है। सर खट्टे के और साथ मिठास भी होती है ना मेरी सर, सब फ्रूट। मुझे सुनो, पहले जो फल कच्चा है तब खट्टा है, पकने के बाद मीठा होता है, तो वो फल उसको कच्चा है वही देना है, पक गया हुआ नहीं देना है। यानी खट्टा ही देना है आपको। आपको एप्पल देना है तो वो लाल छाल वाला नहीं देना है, रेड वाला। आपको उसको ग्रीन छाल वाला देना है जो खट्टा होता है। हाँ, मौसम्बी, नारंगी, पाइनएप्पल जो भी हो, लेकिन वो खट्टा होना चाहिए। एक बार वो मीठा हो गया, फिर तो वो शुगर के लिए दुश्मन हो गया है, तो उसको नहीं देना है, खट्टे फल देने हैं। तो खट्टे से क्या होगा? उसके पेंक्रियाज में जहां जहां कैल्सिफिकेशन है वो सारा पिघलने लगेगा। अब मान लो चर्बी के कचरे का जमावट है, तो फिर उसको क्या करना है? कोल्ड प्रेस तेल दोपहर को जब भोजन करे कच्चा, इसके साथ मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, चटनी के साथ अंदर डाल के वो भी उसको खिलाना शुरू करना है। तो तेल और नमक का कचरा और जल्दी निकाल देना है तो लीवर क्लींजिंग करा लेना है। लीवर क्लींजिंग से बहुत फास्ट उसका कचरा निकल जाएगा। और एक हफ्ते के लिए वो खट्टे फल खाएंगे, उनके लीवर पेंक्रियाज में से काफी कचरा निकल जाएगा। सर अब दोपहर के बाद जो ऑयल देना है उसका क्वांटिटी कितना रखेंगे? 2-3 चम्मच, 4 चम्मच। એ કેવી રીતે सर આપવાનું ये સર? एज के हिसाब से होगा क्या सर? चटनी के साथ डाल के खा सकते हो, सलाद के ऊपर डाल के खा सकते हो। आप कच्चे जो तेल वाली चीजें हैं, जैसे ભોજન पंपकिन દરમિયાન सीड है, ભોજन के साथ ही ले सनफ्लावर लेना सीड है है, वो उसी टाइम उसको खाना है। भोजन के साथ ही ले लेना हाँ, है, भोजन के पहले या साथ, बाद में लेकिन ऐसा नहीं। कच्चा होना चाहिए, पकाया हुआ नहीं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कच्चा। कोल्ड प्रेस, कोल्ड प्रेस। ओके। और ये कैसे पता चले कौन सी सफाई करनी है, कैल्सिफिकेशन वाली या ऑयल वाली? दोनों की करनी है ना। अच्छा, क्या है, किसी को किसको पता है? हमको पता नहीं है अंदर क्या है। दोनों करना है, सुबह फ्रूट हाँ, जूस हमको वाला तो अंदाज करना है, लगाना बाद है कि इसका भी होगा, इसका भी होगा, दोनों को साफ करो। पर सर एसिडिटी हो तो खट्टे फ्रूट खा सकते हैं? एसिडिटी है तो खट्टे नहीं खा सकते, उन लोगों की पहले एसिडिटी खत्म करनी है। ओके। तो उनको पहले क्या करना है? खट्टे पे नहीं नहीं नहीं, नहीं ले जाना नहीं है। उनको पहले खीरा, काकड़ी, सफेद कद्दू और लौकी, दूधी, ऐसे जो जो अल्कलाइन फूड है
उसका भोजन में पहले ज्यादा खिलावा उसको 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए ऐसी चीज आप खिलाओगे तो उसकी शरीर की एसिडिटी अपने आप डाउन हो जाएगी। सर क्या फिर क्या जाके उसको खट्टे फलों के रस पे ले जाना है, क्या एसिडिटी क्या डाउन होने के बाद, इससे पहले क्या नहीं। क्या क्या बताया आपने, कौन सा? लौकी और लौकी, खीरा और एसगार्ड, जिसको सफेद कद्दू कहते हैं। हाँ, उसका जूस पीना है सुबह। हाँ, वो नहीं, ये सब चीजों उनको, जो ये भोजन खाने बैठे तब वो आधा 50% ये चीजें खा ले, फिर वो दूसरा कुछ खाए, तो इससे उसकी शरीर की एसिडिटी 1 ही हफ्ते में कम खत्म हो कर। जाएगी। फिर वो खट्टा पिएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर लेकिन मुझे मुझे है, हाइपर एसिडिटी है। तो मैं जब थोड़े दिन कंटिन्यूअस ये लौकी का और उसका जूस पीती हूँ तो मुझे एसिडिटी कम होती है, लेकिन उस दरमियान भी अगर मैं कुछ खट्टा खा लेती हूँ ना तो तुरंत एसिडिटी बढ़ा देता है। नहीं, पहले तो 1 हफ्ते के लिए ज्यादा क्वांटिटी में ये चीजें खा के आपकी एसिडिटी को डाउन कर लेनी चाहिए। अच्छा, एसिडिटी ज्यादातर मैंने देखा है बायोलॉजिकल क्लॉक वाली भूख की होती है। बायो क्लॉक जब समय हो जाती है और पेट में एसिड आ जाता है, तो ये एसिडिटी के जितने भी पेशेंट है वो ज्यादातर मैंने देखे उन लोगों को समय के साथ जो भूख लग जाती है वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि मतलब खाली मत रखो, हर थोड़े घंटे में खाया करो। तो સાહેબ उनको આમાં क्या करना है, કાચું बायोलॉजिकल સલાડ क्लॉक की जो भूख है उसको बंद करनी है। उसके लिए उनको क्या करना है, जैसे समय पे भूख लगे उसको मटके का पानी, ठंडा मटके का पानी, भूख लगे उसी टाइम धीरे धीरे सिप करते करते उसको पीना है, भोजन नहीं देना है। और सर खट्टा खाने से सूजन हो जाती हो वो क्या करेगा? नहीं, पहले ये जो टॉपिक चल रहा है उसको समझने का प्रयत्न करो, फिर इसके ऊपर सवाल करो। पहले क्या करना है, आपको जो पेशेंट को समय के साथ भूख लग जाती हो पहले उसको समय की भूख को बंद करना पड़ेगा। समय की भूख को बंद करने के लिए समय पे उसको भूख लगे तो उसको बोलना है मटके का पानी जो ठंडा होए उसको चम्मच चम्मच पिए वो, उस टाइम जब भूख लगे तब। 4 दिन वो टाइम वाली भूख के समय ये पानी पिएगा तो 4-5 दिन में ही उसकी समय वाली भूख अपने आप बंद हो जाएगी। उस टाइम उसको खाना नहीं है कोई भी चीज, कोई भी जूस भी नहीं लेने हैं, सिर्फ पानी के अलावा उनको कुछ नहीं लेना है। फिर आधा घंटे के बाद वो ले, 1 घंटे के बाद ले। भूख का जो भोजन का जो समय होता है उसको पता होता है कि मुझे 12 बजे भूख लग जाती है, तो उसको बोलना है कि तुमको 11:30 को खा लेना है या तो 12:30 को खाना है, लेकिन 12 बजे तो उसको पानी ही पीना है भूख के टाइम। तो देखिए इसमें उसको ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको कंसल्ट करूंगी उसके लिए। मेरा तो नहीं, थोड़ा ये अलग। खुद खुद उसको चेक करना पड़ता है व्यक्ति को खुद को, कि भाई ये उनको बात समय पे भूख लग जाती है, तो समय वाली भूख ही सबसे खराब में खराब समस्या है, ऐसा और तो नहीं है। समय की भूख वाले ही सबसे ज्यादा बीमार है। हो सकता है लेकिन तो हमको क्या करना है, पेशेंट की स्थिति को चेक करना है। उनको एसिडिटी है तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं उनको समय की भूख होने वाली, तो उनके लिए पहले ट्रीटमेंट होगी समय की भूख को बंद करने की। 1 हफ्ते के लिए समय की भूख बंद करने का प्रयोग करवाना पड़ेगा। समय की भूख में से बाहर आ गया, इसके साथ साथ उसका जो भोजन है वो अल्कलाइन फूड ज्यादा देना है जिसके कारण शरीर की एसिडिटी कम हो जाए। तो 1 हफ्ते में समय की भूख को बंद करो और उसकी एसिडिटी डाउन कर लो।
फिर जाके उसकी पेंक्रियाज की सफाई के ऊपर प्रयोग करना है आपको, इससे पहले नहीं करना है। अब पेंक्रियाज की सफाई के लिए सुबह में साइट्रस फ्रूट के ही जूस देने हैं। इसमें भी हो सकता है तो बेरीज के जूस सबसे अच्छे रहेंगे। हिमालयन बेरी से लेके, ब्लैकबेरी से लेके, रासबेरी से लेके एसी, क्योंकि हमारे पेंक्रियाज के अंदर का जो कचरा है वो ऑर्गेन का कचरा है। शरीर में चर्बी जो है वो बड़ा कचरा है, भारी कचरा है। उसको तोड़ने के लिए खट्टे फल चाहिए, नींबू जैसे, एप्पल साइडर विनेगर जैसा। लेकिन ऑर्गेन के टिश्यूज की सफाई के लिए आपको थोड़ा माइल्ड सफाई करने वाला चाहिए, वो तेज वाला नहीं चाहिए। तो आप सुबह में उसको हिमालयन बेरी, उसका लिक्विड भी आता है, उसके टेबलेट भी आते हैं, वो आप दे सकते हो। इसके अलावा आप कोई ना कोई बेरीज वाले नाम वाले फल, लेकिन वो मीठे नहीं होने चाहिए, पक गए हुए नहीं देने हैं, पके हुए नहीं देने हैं। इसके अंदर खाने से उसको लगना चाहिए वो खट्टी है चीज। तो सुबह में उसको फास्टिंग की जगह आप ऐसे फलों का जूस दे सकते हो, जिसके कारण पेंक्रियाज की सफाई शुरू हो जाएगी। फिर नॉनी दिया जा सकता है, एवोकाडो और नॉनी? एवोकाडो चिकास वाली चीज है और नोनी वो ग्रीन लीफ का ऑप्शन है। तो ग्रीन लीफ के ऑप्शन हमारे इंडिया में बहुत सारे लोकल है, तो उसके पैसे ज्यादा खर्च करने का कोई मतलब नहीं। वो वोकल फॉर लोकल, आपको लोकल को ज्यादा प्रमोट करना है, नहीं कि विदेशी चीज मंगवा के लोगों को उनकी जेब के ऊपर वजन डालना नहीं है। और तो एक सर हफ्ता जिसे सफाई का काम हो जाएगा। अब पेंक्रियाज के अंदर मेंटेनेंस का काम करना है। तो मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए। सफाई हो जाएगी तो मेंटेनेंस अपने आप शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज को मेंटेन करनी है तो वो चीज को पहले साफ सफाई करनी पड़ती है, फिर बाद में आप मेंटेन करोगे तो वो उसका आयुष्य लंबा चलता है। हमारे घर में भी मान लो दीवालों के ऊपर गड्ढे हो गए, तो पहले दीवालों के ऊपर जो डस्टिंग लगी हुई है, कचरा जमा पड़ा है, वो पहले साफ करना पड़ता है, तब जाके आप उसको प्लास्टर करोगे तो वो चिपकेगा। हाँ, आप धूल निकालोगे नहीं और सीधा प्लास्टर लगाओगे तो नीचे आ जाएगा, वो टिकेगा ही नहीं। तो हमारे शरीर के पेशेंट के पेंक्रियाज को पहले सफाई का काम करना है, फिर जाके रिपेयरिंग का काम करना है। रिपेयरिंग के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए। अच्छा, ये सब काम करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए उसको नेचुरल हीमोग्लोबिन भी चाहिए, जो कारीगर के रूप में काम करता है। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको दोपहर को हर रोज ग्रीन लीफ, हो सकते हैं तो हो सके इतने बड़े पेड़ के पत्तियों का रस आपको एडवाइस करना है। जितना पेड़ बड़ा, बड़े पेड़, उनकी पत्तियों में जितने क्लोरोफिल की क्वांटिटी मिलती है, न्यूट्रिशन की क्वांटिटी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी मिलती है, इतने छोटे छोटे पौधों में नहीं होती। और कौन से फल लेने हैं, कौन से पत्तियां लेने हैं, जिसके फल हम खा सकते हैं। इसमें दो फलों को परहेज रखना है। चीकू खा सकते हैं, चीकू की पत्ती को तोड़ने से दूध निकलता है, तो ऐसे पत्तियों को एडवाइस नहीं देनी है। पपीता खा सकते हो, पपीते के पत्ते को मुंह में रखते हो, भयंकर कड़वा लगता है, तो कड़वे पत्तियों को एडवाइस नहीं देनी है। इसके अलावा आप आम का पेड़ बोल सकते हो, आसोपालो का बोल सकते हो, बिली पत्र का बोल सकते हो, जामुन का पेड़ है तो बोल सकते हो। जिसका फल खाते हैं वो सबके पेड़ के पत्ते कड़वे और दूध वाले नहीं होने चाहिए। तो उसका डोज भी आपको साथ साथ में उसको भोजन में
देना शुरू करना है। सुबह में क्लिंजिंग वाला मटेरियल ही देना है, भोजन वाला नहीं देना है। दोपहर से शाम के, दोपहर 12 से लेके रात को 8, या तो दोपहर को 11 से लेके रात को 7 बजे, और या तो दोपहर को 10 बजे से लेके रात को 6 बजे, ये 8 घंटे के बीच में ही उनको भोजन देना है। और भोजन में सबसे ज्यादा हरी पत्ती होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हरी पत्ती, उतने न्यूट्रिशन ज्यादा, उतना क्लोरोफिल ज्यादा, जो नया नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाएगा। और जितना ज्यादा नेचुरल हीमोग्लोबिन रहेगा, उतनी उनकी पैंक्रियाज की जो टिश्यू सेल जो है, जो इंसुलिन पैदा करते हैं, उसका मेंटेनेंस इतनी ही झड़प से शुरू हो जाएगा। अब विटामिन, विटामिन के लिए आपको उनको देसी गाय के दूध का बनाया हुआ दही 2-2 चम्मच दोपहर को और 2-2 चम्मच रात को, या उसमें 2 चम्मच में से बनाई हुई आधी कटोरी या 1 कटोरी छाछ, वो दोपहर को और शाम को दोनों टाइम भोजन के बाद उनको देना है। इससे क्या होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा, विटामिन बनना शुरू हो जाएगा। हरी पत्ती खाने से न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे और नया नेचुरल हीमोग्लोबिन बन जाएगा, जो मेंटेनेंस का काम कर लेंगे। एक एक ग्लास पी सकता है सर? ज्यादा लेना है, 1 ग्लास तो कुछ नहीं करेगा, 2 ग्लास, 2-2 ग्लास तो एडवाइस करना है सबको। अच्छा, जितना भोजन, चाहे लिक्विड हो, चाहे चटनी हो, चाहे सलाद हो, चाहे अंकुरित हो, या कोई फल हो, या कुछ भी हो, सब्जी हो, जितना भोजन पेट में जाता है, उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जाए, उसका ध्यान दिलवाना है। तो जो पेशेंट है, उनके घरवाली या घरवाला, उनको आपको उसको खास उसको टकोरना है, उसको बोलना है कि उनको खिलाने के लिए बैठो तो सामने आपको बेलन लेके बैठना है। हाँ, 32 बार मिनिमम वो चबाए, और कम चबाए तो इतनी बार बेलन मारे, क्योंकि वो जब चबा के खाने की आदत में नहीं आता है पेशेंट, तो फिर उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलते। शुरू में अच्छा हो जाएगा, दवा छूट जाएगी, सब कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन चबा के खाने की आदत नहीं आएगी तो 2-3 महीने में ठीक हुआ हुआ पेशेंट 6 महीने के बाद जब भोजन वापिस चालू कर लेगा पकाया, तो जितनी झड़प से वो बीमारी से बाहर निकला था, इनसे डबल स्पीड से वो वापिस फंसेगा। तो हर पेशेंट को धीरे धीरे चबा के खाने की आदत के लिए पेशेंट को कम बोलना है, उनके फैमिली मेंबर को ज्यादा प्रेशर देना है, क्योंकि पेशेंट खुद उतना गंभीर नहीं है। हाँ, लेकिन उनके फैमिली मेंबर जो है और उसके जो बिल्कुल नजदीक वाले हैं, उनको ज्यादा उसकी बात, क्योंकि कोई भी पेशेंट को अकेले ट्रीट नहीं मत करो, उनको उनकी फैमिली के साथ ही बुलाओ। हाँ, उनकी फैमिली के साथ ही बुलाने का, और फिर वो जो जो उसको करना है वो सारा उसके साथ आया हुआ पेशेंट का जो फैमिली का मेंबर है, उसको भी ये सारी बातें समझा के उसको ये सारी बातें सिखानी है, क्योंकि ये गंभीरता नहीं आएगी तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ सकता। अब ध्यान क्या रखना है दवाइयों के लिए, तो सुबह में खट्टे फल ले सकते हो, दोपहर को टोटली कच्चा देना है, कच्चे में हरी पत्ती सबसे ज्यादा देना है। जो पेशेंट डायबिटीज का है, उसको कच्चे में मीठे फल खाने नहीं देने हैं, मना करना है। केला है, चीकू है, तरबूज है, टेटी है, ऐसे मीठे फल जो स्वीट है, वो सब खाने के लिए मना करना है, वो खाए नहीं। उसकी जगह वो खट्टे मीठे फल खा सकते हैं, और हो सकता है तो ककड़ी, टमाटर, ऐसी चीजें जिसमें मीठापन न हो, ऐसी चीजें ज्यादा खाए। और मान लो थोड़ी स्वीट वाली खा भी ले,
तो उनको बोलना है, एडवाइस देना है कि खाना खाने के बाद अपने घर पे शुगर को चेक करने का मशीन रखे। ये नोट करते रहना आप सारे मुद्दे, कि भी वो पेशेंट अपने घर अपना खुद का ब्लड शुगर चेक करने का कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कैसे चेक करना है घर के फैमिली मेंबर को। क्योंकि वो हर बार भोजन के बाद वो डॉक्टर के पास या लेबोरेटरी में जाके उसको ये करना मुश्किल रहेगा और कर नहीं पाएगा। अब मान लो उन्होंने दोपहर को थोड़े मीठी चीज खा ली, लेकिन रॉ फूड वाली खाई है, और उसका ब्लड शुगर लेवल भोजन के आधे घंटे बाद चेक किया और 200 से कम रहता है, 200 के आसपास रहता है शुगर का लेवल, तो उनको एडवाइस देनी है कि तुमको 200 का शुगर लेवल आने के बाद भी शुगर की कोई गोली खानी नहीं है। क्यों नहीं खानी है? वो कंट्रोल में हो जाएगा ये सब करने हाँ, से। क्योंकि दोपहर को जो शुगर खाया है उन्होंने नेचुरल खाया है, तो वो प्योर पेट्रोल है। हाँ, आप गाड़ी को रेस नहीं दोगे ना, भगाओगे नहीं तो भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा अपने आप। तो दोपहर को 200 का शुगर लेवल दिखा रहा है, वो शाम को जब चेक करेगा तो नॉर्मल 125 के आसपास अपने आप हुआ होगा, बिना कसरत बिना एक्सरसाइज। और मान लो उन्होंने 200 शुगर लेवल आया और टेंशन में उन्होंने दवाई ले ली, दवाई डायबिटीज की, और उन्होंने 100 125 कर लिया शुगर लेवल, लेकिन वो दोपहर को जो शुगर खाया था वो नेचुरल था। अब उन्होंने दवाई लेके कम कर लिया, फिर शाम को क्या होगा, वो 100 125 वाला शुगर घट के 50 60 हो जाएगा और पेशेंट को चक्कर आ जाएंगे। तो पेशेंट को इसके बारे में अलर्ट भी करना है कि भाई तुमने दोपहर को कोई मीठी चीज खाई, आपका शुगर लेवल 200 250 तक पहुंच गया, तो टेंशन में आके दवाई मत लेना। सुबह में तो उन्होंने खट्टे फल खाए हैं, तो सुबह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। दोपहर को कच्चा ही खाया है, कच्चा के सामने उसको शुगर की कोई दवा की जरूरत नहीं है, शुगर चेक करना है। इंसुलिन लेता हो तो भी वो इंसुलिन पहले बिना चेक किए न ले। इंसुलिन तब लेना है जब 200 से ज्यादा शुगर लेवल 250 300 350 है, तब ले। लेकिन इंसुलिन इतना ही ले उसका शुगर कम होके 200 के आसपास आके टिक जाए, इससे ज्यादा उसको दवाई नहीं लेनी है, ये ध्यान रहे पेशेंट को। अब रात को एक टाइम पकाया खाना है, दोपहर का कच्चा खाए, इसके साथ उनको प्रोबायोटिक छाछ 1 कटोरी या 2 चम्मच दही जितना वो साथ में ले दोपहर को। अब रात का भोजन में उसको क्या बोलना है, तो डायबिटिक पेशेंट को बोलना है गेहूं और चावल 100% बैन करवाना है, उनको गेहूं चावल नहीं देने हैं। इसके अलावा वो लिटिल मिलेट का उपयोग करे। अच्छा, रात का जो भोजन है इसमें 30% लिटिल मिलेट और 70% सब्जी होनी चाहिए। अच्छा, सब्जी में कौन सी होनी चाहिए वो ध्यान रहे, सब्जी में कंदमूल वाली कोई सब्जी नहीं होनी चाहिए, पानी में तैरने वाली सब्जियां ही होनी चाहिए। कंदमूल को सब्जी बोलना ही गलत है, कंदमूल सब्जी है ही नहीं, वो तो अनाज बराबर है। तो रात के भोजन में डायबिटिक पेशेंट को बोलना है 70% सब्जी खानी है, 30% उसको लिटिल मिलेट की आइटम बना के खानी है। और वो लिटिल मिलेट भी रात को खाना है तो उसको सुबह में भिगोना है, दोपहर को पकाना है, पकाने के बाद उसके ऊपर छन्नी रखनी है,
अंदर से गर्म हवा निकल जाए, फिर इसके अंदर 1-2 चम्मच दही डाल के रखना है, नमक नहीं डालना है, और ढांक के उसको छोड़ के बाहर गर्मी है तो फ्रिज में रखना है, और बाहर ठंडक है तो बाहर ही रखना है। और दोपहर को ये दही डाल के रख दे और रात को 8 बजे खाने बैठे, तब दोबारा गर्म किए बिना ही वैसा का वैसा वो लिटिल मिलेट की आइटम जो बनाई है वो पकाई हुई सब्जी के साथ वो खाए। और खाने के बाद 1 कटोरी फ्रेश ताजी छाछ या तो 2 चम्मच दही इसके साथ, 2 या 4 चम्मच उसके साथ वो ले। इससे क्या होगा कि जो दोपहर को मिलेट के अंदर जो दही डाला था 2 चम्मच, वो शाम को खाने बैठेगा तो कटोरा भर के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। तो उनके जो पेंक्रियाज की जो सेल बिगड़ चुके हैं, जो नए बनाने हैं, उसके लिए जो विटामिन चाहिए वो सारे विटामिन ये लिटिल मिलेट दोपहर को पकाए हुए शाम को ठंडा ठंडा खाने से ज्यादा उसको बेनिफिट वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पेंक्रियाज के लिए सफाई भी हो जाती है, रिपेयरिंग का सामान भी मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाते हैं, और उनका खून जो नेचुरल हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ा देनी है। अच्छा, मान लो पेशेंट को आपको ऐसा लगता हो कि उसके चेहरे के ऊपर आपको खून दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरा देख के पता चल जाएगा कि इसके शरीर में कितना खून है। या तो उसकी जीभ बाहर निकाल के उसका कलर देख लेने का, डार्क रेड कलर है तो खून ज्यादा है, लेकिन वो फीकी दिख रही है, पीलास पड़ती दिख रही है, चेहरे पे भी लालच नहीं दिख रही है, तो फिर उसके शरीर में खून की बहुत कमी है। तो उनके लिए प्रिकली पियर यानी फिंडला का जूस या तो उसकी टेबलेट वो आपको उनको एडवाइस करनी है, या तो जो ड्रैगन फ्रूट आता है ना रेड कलर का, काटने से बीच में रेड निकलना चाहिए, वो व्हाइट वाला ड्रैगन नहीं। तो वो दोपहर को जब कच्चा खाए तब भी एक ड्रैगन काट के खाए, और रात के भोजन के साथ भी वो ड्रैगन एक एक खाए, तो उनके शरीर में खून जो कम है हीमोग्लोबिन वो ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, तो उनको लाभ जल्दी मिल जाएगा उसके पेंक्रियाज को ठीक करने के लिए। तो ये सब बात हो गई भोजन की और दवाई की। दवाई में भी रात का भोजन लिटिल मिलेट खाने के बाद 2 घंटे के बाद वो चेक करे, उनका डायबिटीज का लेवल 200 से आसपास है, 200 से कम है तो उसको रात को भी दवाई लेनी नहीं है, ये बोल देना है उनको। अच्छा, ये सब डाइट से धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। मान लो वो योगा करने के लिए उत्सुक है, योगा एक्सरसाइज के लिए राजी है, तो उसको उनके पेंक्रियाज के ऊपर इफेक्ट करने वाले जितने भी योगा की जो प्रैक्टिस है, इसमें बाह्य प्राणायाम से लेके मंडूकासन से लेके अग्निसार क्रिया, वज्रासन में बैठ के, तो ये सब क्रियाएं करने से उसके पेंक्रियाज में कॉम्प्रेशन और रिलीज, आप जब मंडूकासन करते हैं तो 2 हाथ पेट के ऊपर रख के पेट को अंदर दबा के आगे झुक के रखते हो, श्वास को बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रुकते हो, तो ऐसा करने से बार बार करने से पेंक्रियाज दबता है, छूट रिलीज होता है, दबता है रिलीज होता है। तो इससे क्या होगा कि जब दबता है तब पेंक्रियाज के अंदर जितना भी खून है वो प्रेशर में आता है, तो फिर खून जो है प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, तो पेंक्रियाज का सारा कचरा लेके बाहर निकलता है, और जब आप पेंक्रियाज को रिलीज करते हो तो जो बाहर निकला हुआ खून है वो अंदर आ जाता है, तो नया फ्रेश खून आ जाता है, और कचरा वाला दबान देने से कचरा वाला खून बाहर निकल जाता है। तो ऐसा बार बार होने से पेंक्रियाज का कचरा जड़प से बाहर निकल जाता है, और पेंक्रियाज का रिपेयरिंग भी जल्दी होने लगता है। तो उन लोगों के लिए बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, मंडूकासन, ये सब और कपालभाति भी कर सकते हैं। तो ये क्रियाएं करने से उनकी पेंक्रियाज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखनी है। हाँ, पहले तो बायोलॉजिकल क्लॉक की भूख लगती है तो उसको बंद करवाना है। एसिडिटी है तो एसिडिटी पहले खत्म करवानी है, फिर जाके उसको आगे ये सारी ट्रीटमेंट पे ले जाना है। सुबह में खट्टे फलों सर का सूजन आती हो तो क्या? सूजन आती हो तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को सूजन आ जाती हो खट्टे फ्रूट से तो सूजन आ जाती है तो खट्टी चीज नहीं देनी है थोड़े दिन के लिए। पहले फिर उन हम क्लींजिंग शरीर की कैसे सफाई करेंगे? करवानी है। सफाई करने के लिए एनीमा, खास करके एनीमा, सुबह शाम दोनों टाइम एनीमा। हाँ, सब पेशेंट को एडवाइस देनी है एनीमा। आंतों की सफाई बहुत काम करती है। अच्छा, एक टाइम उपवास कंपलसरी करवाना है। एनीमा नहीं ले सकते हैं तो मल शुद्धि की गोली आती है, हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। वो गोली रात को सर ले ले, सुबह में उसका पेट अपने आप साफ हो जाएगा। सर, तो ये एनीमा एनिमा का लेने ऑप्शन है गोली। किसकी? सर, एनिमा लेने के लिए कितने घंटे पेट खाली होना चाहिए सर? एनीमा लेने के लिए पेट खाली होने का कोई नियम नहीं है, अच्छा, मैं शाम लेकिन को, एडवाइजेबल ये है कि भोजन से पहले एनीमा करो। मीन्स रात को आप बोल रहे हो लेने का, तो तो कौन से रात टाइम? को खाने से पहले एनीमा ले लेना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद जब एनिमा लेने के बैठोगे, और हो सकता है तो खड़े पैर बैठ के एनिमा लेना है। तो पाइप अंदर जाएगी, आप पेट में खाना खा के फिर एनिमा लेने बैठोगे तो फिर आपको फीलिंग अच्छा नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कि भाई खाने से पहले एनिमा ले लो, हाथों की सफाई कर लो, फिर आप भोजन करो। और भोजन करने के बाद आपको उल्टे पैर बैठना, वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करवानी है। और नहीं हो सकते हैं वज्रासन में तो लेफ्ट साइड उसको लेट के रहने के लिए, वाम कुक्षी करने के लिए बोलना है, दोपहर को और शाम को दोनों टाइम। टाइम लेकिन कुछ? भोजन करने के बाद किसी भी पेशेंट को बोलना नहीं है वॉकिंग के लिए जाए, किसी को एडवाइस नहीं देनी है। कभी भी भोजन करने के बाद वॉकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। और वाम कुक्षी कितने टाइम? भोजन से पहले वॉकिंग करके आओ और फिर भोजन करो और सो जाओ। सर वाम कुक्षी कितने टाइम करना है? भोजन के बाद आप 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी करना है। अच्छा, और सर वो सूजन गोली आती आपने है उसकी बताई वो क्लींजिंग कैसे करेंगे? क्या? गोली सूजन आपने आती है जो उसकी बताई? क्लींजिंग कैसे करेंगे? सूजन आती है तो उनको पहले क्या करना है कि दो उनको, मान लो प्रैक्टिस है उपवास की पेशेंट को, तो हाँ। बोलना है कि भाई पहले एक दिन तो वो पूरा उपवास कर ले। ओके। हो सकता है तो निर्जला करे, एनिमा लेता रहे और निर्जला कर ले, तो ओके। उसकी सूजन दूसरे दिन अपने आप आधी हो जाएगी, अपने आप। हम्म। फिर उसको डाइट पे ले जाना है। तो पहले बॉडी की सफाई के लिए भोजन कम करवाना है। और मान लो उपवास नहीं कर पाता है पेशेंट, तो दूसरा रास्ता है, उसको बोलना है 2-3 दिन के लिए कि तुमको जब भोजन करने बैठो, इससे पहले 3 गिलास पानी पी लो, फिर तुरंत खाने बैठ जाओ, तो वो आधा से कम खा पाएगा। तो उसके शरीर में भोजन जितना कम जाएगा तो उसके शरीर की सफाई अपने आप होने लगेगी, तो ये सूजन की और सारी समस्याएं नहीं आएगी। अच्छा, जिन लोगों को सूजन की समस्या है उन लोगों को बोलना है कि भाई प्रोटीन वाली डाइट बंद कर ले हफ्ते पहले से ही। पर खटास से सूजन आती है, खटास होती है तो तुरंत वो पेन चालू हो खटास जाता आती है, है। लेकिन वो जब प्रोटीन डाइट लेता है तब जाके उसकी समस्या बढ़ती है। प्रोटीन ही उसके साथ सीधी जुड़ी हुई होती है। नहीं सर, मेरी मम्मी को ऐसा है कि वो जब खट्टा खाती है ना तो तुरंत पेन शुरू हो जाता है। वो पेन इसीलिए होता है कि उनके खून में ऑलरेडी कचरा है। जब खट्टा चीज खाते हो तो शरीर का जितना कचरा निकलता है वो सारा खून में आता है, और खून में घूमने वाले जो बैक्टीरिया है जो पकाए भोजन के साथ शरीर में जाते हैं, वो भोजन, वो कचरा जो निकला है खून में आया है एक्स्ट्रा, वो खाने लगते हैं और वो खून में वायु बढ़ाते हैं, इसीलिए सूजन आती है। तो पकाया भोजन के अच्छा। साथ प्रोटीन डाइट, हाँ, और तीनों टाइम भोजन करना। हाँ, लोग सुबह की चाय भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है।
सुबह में चाय नाश्ता सब कुछ बंद करवाना पड़े, दोपहर तक उसको उपवास करवाना पड़े, तब जाके उसको कच्चा खिलाना पड़े, और वो उपवास नहीं करेगा और दोपहर को कच्चा खाएगा, सुबह में चाय नाश्ता करके बैठा है और दोपहर को कच्चा खाएगा, तो वो गैस करेगी, सूजन भी बढ़ेगी, वायु भी बढ़ेगा, सब कुछ साइड इफेक्ट बढ़ने वाली है। तो नहीं सर, मम्मी है ना वो एकदम पतली है, और वो खटा और मीन्स वो जो प्रोटीन और डाइट और वैसा तो कुछ लेती भी नहीं, एक टाइम ही खाती है, फिर भी उसको खट्टा खाने से तकलीफ होती है, तो क्या कोई बात करें? नहीं, तो उनको खट्टा थोड़े दिन के लिए नहीं देना है, लेकिन कच्चा तो दे सकते हैं। हाँ। हाँ, कच्चा खिलाओ, एक हफ्ते के लिए कच्चे पे रखो, अपने आप उनकी काफी समस्या कम हो जाएगी। सर मैं ओके। एक और सजेशन दूं? इनिशियल स्टेज पे तो हो सकता है तो एक आध दिन का उपवास, पहले हाँ। उपवास कराओगे ना तो फिर दूसरे दिन से समस्याएं, साइड इफेक्ट आएगी नहीं उसको कच्चा भोजन लेने से। हाँ। और पेट साफ होना जरूरी है, पेट सफाई के लिए हाँ वो तो एनिमा है। या तो मल शुद्धि की गोली, वो गोली ले लेंगे हम्म। तो पेट दूसरे दिन अपने आप साफ हो जाएगा, और हर रोज गोली उसको देते रहनी है, थोड़े दिनों के लिए, तो ओके। दिन के लिए। सर और कोल्ड प्रेस का जो ऑयल के लिए बोला ना आपने, वो किनको करना है वो एक बार जरा बता दीजिए ना। क्या क्या? कोल्ड प्रेस ऑयल के लिए जो आपने बोला ना हम्म कि खाने के मतलब उसमें 3 चम्मच जितना यूज करना चाहिए खाने के टाइम, तो वो हाँ, किनको करना चाहिए? किनको, ये सब पेशेंट को देना है। आपको उनके शरीर में जो चर्बी है वो अच्छी वाली चर्बी बढ़ानी है, खराब वाली कम करनी है। तो इसके लिए वो चटनी, मान लो आप मूंगफली के दाने को भिगो के रखा और उसकी चटनी बना के खाए, तो ऑयल आ गया, फिर उसको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक बराबर। है। हाँ। और हाँ जी। सर एक बात ये पूछनी थी, जब आपने लीवर क्लींजिंग का समझाया, तो उसमें हम आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला का जूस, बहुत उसमें तो आंवला का ज्यादा खटास जूस होती है, नींबू जितना खट्टा नहीं होता है। पर उसमें विटामिन सी यानी खटास ज्यादा होती है ना? आंवले की खटास वो कैल्सिफिकेशन को इतनी नहीं पिघालेगी जितना नींबू पिघालेगी। ओके। और सर आपने जो बोला था ना कि फॉरेन में ओलिव ऑयल ले रहे हैं क्योंकि वो ओलिव ऑयल खाते हैं, जी। तो हम जनरली फ्लेक्सीड ऑयल तो नहीं खाते, फिर भी वो हमारा लीवर क्लीन करेगा? हाँ, देखो यहाँ फ्लैक्स सीड जो है वो हमारे इंडिया का क्रॉप है। हमारे इंडिया में दो चीज, जो दो दो तेल है, एक है तिल और दूसरी है अलसी। ये दोनों हर्बल प्रॉपर्टी वाले आयुर्वेद ने उसको अच्छा तेल की में कैटेगरी में उसको कंसिडर रखा है। किया है। ओके। तो हम मूंगफली का खाए, नारियल का खाए, इससे अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी का खाए जो अच्छा रिजल्ट देता हो। और कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल चले? आपको तिल नहीं मिल रहा है, अलसी नहीं मिल रहा है, तब जाके वो चलेगा। ओके। फर्स्ट प्रेफरेंस तिल को और हाँ, अलसी को देना प्रेफरेंस है। पहला ओके। उसका होना चाहिए, तिल का और अलसी का। ओके। अलसी का तेल भी कोल्ड प्रेस हमारे यहाँ सेंटर पे उपलब्ध है। और सर सॉरी, वो फिंडला जूस आपके यहाँ उपलब्ध है? हाँ, लिक्विड भी है, टेबलेट भी अवेलेबल है। मीन्स वो प्योर अच्छा, स्वरस में है? अब अब डायबिटिक पेशेंट को दवाई की डिपेंडेंसी जल्दी से खत्म करनी है, तो फिर हमारे पास डायबिटीज का एक हर्बल पाउडर भी है। तो वो पाउडर को 1 चम्मच 1 कप पानी में पूरी रात भिगो के रखना है, और वो सुबह में खाली पेट उसको पी लेना है। तो इससे भी उनकी डायबिटीज का, शुगर का लेवल काफी हद तक डाउन रहेगा, फिर उसको गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। तो ठीक है। दवाई की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। और सर सर वो फिंडला जूस रेड जो ये जो सब्जी है वो डायबिटीज, हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, एक तो वो एक 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 करके टमाटर बोलिए। और सर रेड सब्जी आपने कहा ना हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, तो वो टमाटर और रेड कैप्सिकम भी चलता है क्या? वो नहीं हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा? नहीं नहीं नहीं। ओके। आप ड्रैगन खाओगे रेड, और बीट खाओगे, तभी तो बीट बढ़ेगा। में आयरन है, हीमोग्लोबिन नहीं है। लेकिन ये प्रिकली पियर जो है
उसका जो रेड कलर है वो सीधा हीमोग्लोबिन का एटम होता है। ओके सर ये जो आपने डायबिटीज क्लींजिंग का बताया सर, तो ये हमें कितने टाइम तक पेशेंट को करवाना है, मीन्स कि कितने टाइम तक उसका जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे, कितने टाइम फिर उसको रेगुलर में भी लाना पड़ेगा ना सर, ये रूटीन के लाइफ में ये तो देखो नहीं। पेशेंट को क्या करना है, क्या बताना है कि पहले पेंक्रियास को ठीक करना है। अच्छा ठीक हो जाए, फिर पेंक्रियास बिगड़ न जाए उसका भी ध्यान रखना है। एक बार ठीक कर लिया फिर क्या 2 बार बिगाड़ने के लिए प्रयत्न में लग जाओगे क्या? तो वो सर बिगड़े नहीं, इसके लिए भी उसकी लाइफस्टाइल को समझा देना है कि भाई एक टाइम उपवास कर, एक टाइम कच्चा खा, एक टाइम पकाया खाओ, या तो आधा कच्चा आधा पकाया, दोनों टाइम आधा आधा खाओ, लेकिन एक टाइम उपवास भी करो। और ये सब करने से पहले पेशेंट को बोलना है, क्योंकि जितने भी पेशेंट हो गए 99% लोग भोजन खाने में इतने जल्दी जल्दी खाते होंगे कि वो चबाने का टाइम नहीं देते हैं, इसीलिए तो पेशेंट बने हैं। तो उनको ओके ये भी सिखाना है कि तुमको दोबारा फंसना नहीं है। तो ये तुम्हारा रोग का बाहर निकल जाए तब तक चबा चबा के खाने की आदत डाल दो। एक बार चबा के खाने की आदत हो जाएगी, फिर मान लो उसका पेंक्रियास चालू हो गया है, फिर वो दोनों टाइम पकाया नहीं खाए, कच्चा नहीं खाएगा, लेकिन चबा चबा के रस खाने की आदत में आ जाएगा, तो फिर भी उसको लंबे सालों तक दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर तो वो चबा के खाने की आदत में नहीं आया होगा, तो 3 महीने में वो डायबिटीज में से नॉर्मल हुआ होगा पेशेंट, दूसरे 3 महीने में ही वापिस वही पेशेंट बन जा सकता है। तो क्योंकि जो गलत भोजन खाएगा तो भी दोबारा फंसेगा। तो उसको ध्यान रखना है, उसको ये बातें समझा देनी है, नमक को गर्म करके मत खाओ, तेल को गर्म करके मत खाओ। फिर उसको भोजन में बता देना है कि भले कच्चा न खाओ, लेकिन 1 कटोरी चटनी होनी चाहिए, 1 कटोरी अंकुरित होना चाहिए, 1 कटोरी फल या तो सलाद होना चाहिए, 1 कटोरी ही पकाई सब्जी होनी चाहिए, 1 कटोरी ही अनाज होनी चाहिए। तो ये 5 कटोरी का भोजन डिनर में या लंच में दोनों टाइम ऐसा खाना शुरू करेगा, तो फिर उसको सब भविष्य में समस्या आएगी नहीं। क्योंकि जो चीज शरीर को जरूरी है वो देनी जरूरी है, नहीं देगा तो फिर वापिस बिगड़ने वाला है। तो एक बार सर क्या हुआ, वापिस बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। सर पेनक्रियास चालू हो गया वो कैसे पता चलेगा? ये तो फिर उसको आप मीठी चीज खिलाओ ज्यादा, और फिर शुगर लेवल चेक करो, नॉर्मल बताता है तो समझ लेना पेंक्रियास चालू हो गया है। ओके तो वो करना है 2-3 महीने के बाद? हाँ 2-3 महीने में आप चेक कर सकते हो, ओके और रिजल्ट दिखता है। हमने तो ओके कई पेशेंटों को जलेबी खिलवा के चेक करवाया है। ओके ये जो लिटल मिलेट आपने दोपहर को पकाने को बोला, फिर उसको ढक के रखने के, तो सिर्फ अकेला लिटल मिलेट ही लेना है, उसमें दाल वाल कुछ नहीं डालनी है ना? सब्जी डाल सकते हो, दाल नहीं डालनी है। तो सब्जी उसी टाइम पे डाल देनी है कि हाँ वो रात को? पकाने के टाइम डालनी है। अच्छा, दोपहर को पकाने के टाइम ही डाल हाँ देनी है? सब्जी डाल सकते हो, या तो आप उसके साथ जो पकाई शाम को सब्जी खाने वाले हो वो खा सकते हो। अच्छा, आप वो रात उसके को अंदर शाम। डाल के खाओ या उस टाइम पकाई हुई खाओ, दोनों ओके, साथ में पकाई हुई खा सकते हो ना? हाँ खा सकते हो। ठीक है। ओके ओके सर। तो आज का टाइम काफी ज्यादा हो गया है। हमारा लेक्चर 2 घंटा चला है। तो डायबिटीज के लिए हमने सारी बातें हमने बता दी है आपको। जिन लोगों ने नोट किया होगा वो लोग दोबारा उसको रिफर भी कर पाएंगे। जिन लोगों ने नहीं नोट किया है वो ये वीडियो को बार बार देख के उसको नोटिंग करके रखे, क्योंकि हर बार आप वीडियो देखने नहीं जा पाओगे। तो पेशेंट को जब एडवाइस देनी है तो आपको ये सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। किसी को आप दवाई के बारे में बताना भूल गए तो समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ तो हर एक के लिए जितने भी टॉपिक थे यहाँ, जितनी बाबतें का चर्चा हुई है, सारे बातों की नोट करके रखनी है, और पेशेंट को हर टॉपिक के ऊपर उसकी स्थिति को चेक करके उसको एडवाइस आपको देनी है। ये ध्यान रहे, ठीक है। किसी की दवाई को एकदम बंद भी नहीं करवानी है, और उसको बिना चेक किए लेने
लेना भी नहीं है, ये भी उसको बोलना है कि भी चेक करो, जरूरत के हिसाब से दवाई का डोज आपको लेते रहना है। हाँ, एकदम बंद भी नहीं करवा देना है, लेकिन जो भी डोज लेना है चेक करके ले उसको। ठीक है, तो सर आज एक क्वेश्चन है, सर बोलो। एक क्वेश्चन पूछूं? वो सर मेरी एक फ्रेंड है ना, उसको कोलेस्ट्रॉल आया है और ये क्लोट हो बीपी गया है हम सर अगली में, बार तो वो बीपी भी के जो हम लिए लीवर। बोलेंगे, उसमें सब बातें कर लेंगे इसकी। ठीक है, आज डायबिटीज के लिए ओके ठीक, हाँ ठीक है।